हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक जो है आपका जो ये पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी के सेक्शन की एक मैराथन है। और नॉर्मली ये मैराथन ही समझिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6-7 पेज मैंने निकाला है, बुक से है। मैं बुक आपको बार बार बता चुका हूँ, सजेस्ट कर चुका हूँ। स्पीडी की रेलवे की ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत गजब का प्रकाशन है। अगर आपके पास है बुक तो, नहीं है तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। आप प्लीज़ इस बुक को ले लीजिए, आपसे जितना जल्दी हो सके आप ये बुक लीजिए। मैं आपको यहाँ मिटा दिया है, लेकिन मैं जो है आपको रिकमेंड करूँगा हमेशा इस बुक को ले लीजिए अगर नहीं है तो। बाकी मैं आपको ये बनाने वाला हूँ, लगभग 1 घंटे में ये क्लास में प्रयास करूँगा कि ख़त्म हो जाए। अगर नहीं ख़त्म होता तो 2 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन हाँ इतना है, पूरी पॉलिटी ख़त्म है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संवैधानिक विकास को, भारत को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करने सबसे पहले, स्टार्ट जब करें उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास को सबसे पहले समझते हैं। तो कहता है कि भारत के संवैधानिक विकास जो है 2 चरणों में होता है। मैंने आपको बोला था, ये क्लास हम लोग इसका कर चुके हैं। कौन कौन सा चरण था? एक तो ऐसा था कि जैसे, एक ऐसा था कि संवैधानिक विकास, जानते हो क्या हुआ? एक संवैधानिक विकास हुआ जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ। और दूसरा संवैधानिक विकास वो किसके अंतर्गत हुआ? वो हुआ रानी यानी ताज के अंतर्गत। जो रानी थी यानी ब्रिटेन का जो ताज था, या ब्रिटेन की जो संसद थी ना, संसद के अंतर्गत हुआ। तो कहाँ कहाँ हुआ? 2 जगह हुआ, 2 तरीके से इसका विकास हुआ। कौन कौन सा तरीका था? पहला तरीका था ईस्ट इंडिया कंपनी जब इसका विकास कर रही थी, और दूसरा था जब रानी या संसद के अंतर्गत इसका विकास हुआ। अब ये कौन कौन सा समय था, मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आराम से आप लोग समझ पाएंगे कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। कैसे समझ पाएंगे, देखिए लिखा हुआ है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इसका विकास हुआ तो 1773 से 1858 तक है। लेकिन इसको गलत मान लीजिए, 1858 न करके 1853 कर लीजिए। या याद रखिए कि 1858 का जो एक्ट आया था वो क्राउन के अंतर्गत आया था, ठीक है। तो 1858 से जस्ट पहले का, तो 1858 का एक्ट इसमें नहीं आएगा। लेकिन 1858 में जब ये लगा होगा उसके जस्ट पहले तक तो रहा ही होगा ना। तो 1858 तक किसके अंतर्गत? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और 1858 से और भारत की आज़ादी तक किसके अंतर्गत हुआ? तो हुआ क्राउन के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश की संसद, जो ब्रिटेन की संसद थी, उसने इसका फिर विकास करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट। आपसे पेपर में पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका जो आया था वो 1773 में आया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसमें इससे क्या किया गया था? इससे सबसे बड़ा काम किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। एक पद होता था बंगाल के गवर्नर का, जिसे क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या किया गया? अब ये पद सबसे पहले किसे मिला? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ लिखा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स, इनको दिया गया था, ठीक है। ये सबसे पहला पद। तो 1773 के एक्ट से ही एक काम और हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। वो भी किस क्षेत्र में? कलकत्ता क्षेत्र में। तो कलकत्ता क्षेत्र में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कब हुई? 1774 में। आपसे पेपर में क्या पूछेगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछेगा कि पेपर में, कि पूछेगा कि कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो आपको बताना है 1774। लेकिन पूछेगा कि किस एक्ट के तहत हुई, तो 1773 के एक्ट के तहत हुई। तो पेपर 2 तरीके से पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि क्या कहते हैं, भारत की प्रथम है हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुई? तो आप बोलेंगे 1774 में। कहाँ स्थापित हुई? तो बोलेंगे कलकत्ता में। फिर पूछेगा किस एक्ट से, तो 1773 के एक्ट से। ये 3 चीज़ें आपको मोटा मोटा इस सेक्शन से पता होना चाहिए, ठीक है। अभी ये मत समझिएगा कि ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं चीज़ों को और आराम से समझेंगे कि देखिए अब इसमें क्या किया गया था। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है, कि जो है कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बनी थी, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का जो है हेड कौन था? हेड कौन था यानी यहाँ का जो जो हेड था, मुखिया था, वो कौन था? तो आप दिख रहा होगा एलिजा एम्पे। तो पूछेगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कौन थे? एलिजा एम्पे से थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक लेमेस्टर का नाम देके आपको थोड़ा उल्लू बनाने का प्रयास करता है। लेकिन वो क्या था, वो बहुत बाद की बात है। जब भारत 1937 में जब सुप्रीम कोर्ट की भारत में स्थापना हुई थी, वो पूरे भारत के लिए थी, ये बंगाल का। तो पूछेगा कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का, एक शब्द आपको 100% देगा। कौन सा? देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। देखिए बीच में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये था एलिजा एम्पे, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कह रहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्शियस तरीके से ध्यान से देखिए इसको, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी सेक्शन को। फिर पूछता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का जो है कंपनी को कब जो है वो दिया गया, विधि बनाने का अधिकार जब कब प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये दिया गया है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
एक्चुअल में क्या हुआ था 1773 में जो कमियां रह गई थी यानी रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको सेटल करने के लिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, यानी उसको दूर करने के लिए एक सेटलमेंट एक्ट आया, जिसे 1781 का नाम ही दे दिया गया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इससे दो काम किए गए और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक काम तो यहाँ आपको दिया गया है, कौन सा, कि बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी गई, कंपनी को दे दी गई। अब देखो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दी गई थी, ठीक, पहले इससे पहले इसको अधिकार था। इसको किस चीज़ का अधिकार था, यहाँ पे नॉर्मल अधिकार था कि आप टैक्सेशन वगैरह सब कुछ करिए, लेकिन अब एक और इसको अधिकार दिया गया, विधि बना के दीवानी क्या करने का काम कर दे दिया गया कि विधि बनाए। अब इनके पास जो है कलकत्ता बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए रूल बनाने के लिए दो अधिकार हो गए। कौन कौन से, सबसे पहला अधिकार हो गया 1773 का एक एक्ट था जिसमें बोला गया कि आप तीनों जगह पे काम करिए। देखिए 1773 के एक्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, तो वहाँ अगर देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि तीनों प्रेसिडेंसियाँ एक साथ हो गई थी, ये सब हो जाएगा। अब इसको थोड़ा केवल ज़्यादा पैची मत करिए, वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको हम लोग लेने वाले हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी समझाने के चक्कर में। तो बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी का अधिकार यानी विधि बनाने का अधिकार एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि में ही दिया गया, में भी दिया गया, मतलब इसमें अलग से दिया गया कि इस पर कुछ और रूल आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो कंपनी के कर्मचारियों को कब से उपहार लेना बंद किया गया, तो 1784 में एक आया था पिट्स का इंडिया एक्ट, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था कि कंपनी के कर्मचारियों को जो है उपहार लेना और निजी जो है व्यापार करने पर बैन लगा दिया गया था। फिर आइएगा दूसरा कि कंपनी के राजनीतिक हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ कब हुआ, तो 1784 के एक्ट में हुआ। आपसे पूछेगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत थोड़ा पैची चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के में दो पार्टों में कब डिवाइड किया गया चीज़ों को। एक तो 1784 में क्या किया गया था, इसको दो पार्ट किए गए। पहला काम इसका क्या किया गया, व्यापार करना, यानी जो ये व्यापार कर रही थी उसकी बात की गई। और दूसरा काम क्या किया गया, इसका कर दिया गया जो है, ये देख लीजिए आराम से, यहाँ लिखा होगा कौन सा। दूसरा किया गया कि इसमें क्या किया गया, राजनीतिक कार्य, यानी जो पॉलिटिकल वर्क था, राजनीति वाला काम। राजनीति का मतलब क्या होता है कि जहाँ यहाँ की राजनीतिक स्थिति को समझना, शासन का प्रोसेस को देखना, यानी एक तो शासन का काम दिया गया और दूसरा व्यापार का यानी कि बिजनेस का। तो यहाँ दो तरीके हो गए, कब से, 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को दो पार्ट में बांटा गया। पहला तो एक बांटा गया व्यापार और दूसरा बांटा गया पॉलिटी। क्या क्या बांटा गया, व्यापार, और दूसरा क्या बांटा गया, पॉलिटिकल यानी राजनीति। तो पूछेगा आपसे पेपर में कंपनी के काम को कब दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आप बता देना 1784 के एक्ट में। फिर पूछेगा कि 1784 के एक्ट में ऐसा कौन सा विभाग था जो व्यापारिक कार्य देख रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक काम देख रहा है और व्यापारिक काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से देखिए, आराम से समझिए, इसको फिर से देख लीजिए, आराम से पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि राजनीति का जो काम है वो कौन कर रहा है। राजनीति का काम कर रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीति को कंट्रोल कर रही है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रही है। और उसके बाद में जो व्यापार को कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्ट याद रखिएगा, थोड़ा अंदर का मामला है लेकिन आपके बहुत काम का है। फिर इसमें भी संशोधन हुआ था 1786 में, इसमें भी संशोधन हुआ, इस एक्ट में भी संशोधन हुआ 1784 के एक्ट में। क्यों हुआ, क्योंकि कॉर्नवालिस जो थे ना वो आते ही नहीं, अगर ये संशोधन ना करते तो कॉर्नवालिस आने को तैयार नहीं थे। तो कॉर्नवालिस को एक इसमें अधिकार दिया गया कि कॉर्नवालिस, बीच में क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है इनको सर्वोच्च सेना का अधिकार नहीं था। इसमें चार लोग अपॉइंट हुए थे, एक काउंसिल बनी थी, उनको था। लेकिन क्या किया गया 1784 में, 1784 के एक्ट में सुधार करके 1786 में जब ये आने लग गए कॉर्नवालिस, तो इसी शर्त पे आए थे कि हमें सर्वोच्च सेनापति का भी अवार्ड, वो क्या कहते हैं, पद दिया जाए। तो 1786 में जो है गवर्नर जनरल होता था, उसे क्या किया गया, एक बार फिर से सर्वोच्च सेनापति का भी जो है वो दे दिया गया, क्या पदवी दे दी गई, ठीक है। आगे पढ़िए, तो कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ये हमेशा पढ़ेंगे आप। कंपनी पहले क्या थी, पहले 15 के लिए थी, अब देखिए आराम से पढ़िए, देखिए समझने का प्रयास करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आप लोग देखते हैं कि 1773 का एक्ट है, तो 1773 के एक्ट से ये किया जाएगा कि कंपनी के अधिकार को 20 साल बढ़ाया जाएगा, यानी अब 1793 तक कंपनी को कोई छेड़ नहीं सकता। फिर 20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, उसके बाद 1813 तक कंपनी को कोई छेड़ नहीं सकता, और फिर 20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, नहीं अब 1833 तक कंपनी को कोई नहीं छेड़ सकता। देन फिर 20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, इट मीन्स 1853 तक कंपनी को कोई नहीं छेड़ सकता। समझ में आया आप लोगों को, कुछ हद तक समझ में आया होगा। तो हर बार जब एक्ट आता है तो 20 वर्ष के लिए कंपनी को एक वृद्धि दी जाती है अलग से। तो 20 वर्ष इसका अधिकार बढ़ा जाएगा, यानी 20 वर्ष इसका अधिकार, यानी एक कंपनी है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में केवल जियो के सिम चलेंगे, इसका मतलब है, और मैं बोल दूं कि अगले 20 साल तक, तो इसका मतलब है 2042 तक जियो का सिम ही केवल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बिकेगा। ऐसा सेम काम ईस्ट इंडिया कंपनी को था कि ब्रिटेन की संसद ने कहा कि जितनी भी ब्रिटेन की कंपनियां हैं उनको अगर ब्रिटेन जाना, अगर इंडिया जाना है तो वो किसके माध्यम से जाएंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जाएंगी। कब तक, अगले 20 साल तक। ऐसे ही सेक्शन चलता रहा था लगातार, बाकी अभी देख लेंगे हम लोग।
और बंगाल गवर्नर को मद्रास परीक्षण के लिए, ये तो कोई आपके काम का नहीं है, ये वाला लाइन थोड़ा आप छोड़ सकते हैं, इसको कोई से समस्या नहीं है। आगे पढ़िए। बोला गया कि पहली बार भारतीयों को शिक्षा के लिए कब दिया गया 1 लाख। ये 1813 का एक्ट है। 1813 के एक्ट में दो तीन काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 के एक्ट में सबसे पहला काम किया गया था कि 1 लाख रुपए एजुकेशन को दिया गया। दूसरी चीज़, व्यापारिक जो है अधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया केवल दो चीज़ों को छोड़कर, एक तो शुगर यानी जो है, शुगर कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, चीनी। चीनी यानी चीन। चीन देश के साथ व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। दूसरा चाय, चाय समझ रहे हैं, टी। तो इसको कहीं कहीं किताब में चीनी लिखा है यानी शुगर लिखा है, लेकिन शुगर नहीं है। चीन देश यानी चाइना, चाइना के साथ इनका व्यापार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो चाइना के साथ कैसा होगा। और चाय पर पूरे भारत, पूरे पूर्वी क्षेत्रों में, पूरे पूर्वी क्षेत्रों में चाय का व्यापार, ये दो व्यापार बना रहा। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब आप समझिए। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई भी कंपनी चीन में व्यापार नहीं करेगी। और दूसरा, चाय के लिए कोई और व्यापार नहीं कर सकता। चाय का व्यापार केवल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से क्या समझना था कि 1813 के एक्ट में क्या किया गया कि चीन के साथ व्यापार को और उसके बाद टी यानी चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापार यहाँ पर एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। एकाधिकार समाप्त करने का मतलब समझिए अब कि अगर कोई क्लॉथिंग की कंपनी है यानी कपड़ा कोई कंपनी बना रही है, CLO जो है कपड़ा कोई कंपनी बना रही है अगर, तो वो क्या करेगी? कपड़ा बनाने के लिए वो अब आ सकती है, केवल वहाँ से लाइसेंस ले और घुस जाए सीधा इंडिया में आके। ठीक है। अब वहाँ से व्यापारिक अधिकार, एकाधिकार खत्म है। अगर कोई मान लीजिए लोहे का काम करना चाह रहा है तो आ जाए, और कोई काम करना चाह रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहा है, यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहा है तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल दो काम नहीं कर सकता। पहला तो चाय नहीं ले सकता यहाँ से, चाय का व्यापार न छीने। और दूसरा चीज़, चीन के क्षेत्रों में न घुसे। पूरब के किसी भी क्षेत्र में चला जाए, इंडोनेशिया उसिया कहीं भी चला जाए, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, लेकिन चीन में नहीं जा सकता। ठीक है। ये दो चीज़ों को रिजर्व किया गया था अभी भी। आगे पढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बनाएगा? ये आपसे दो तीन चीज़ें पूछता है। सबसे पहला चीज़ तो पूछा है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। तो आपको पता हो 1773 के एक्ट से किसे बनाया गया था? जो है वारेन हेस्टिंग को। फिर पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल यानी इंडिया का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। तो ये बनाया गया 1833 में। और आगे और पढ़ेंगे तो वायसराय का पद आएगा। ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रशासनिक के विकेंद्रीकरण के गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने का अधिकार कब दिया गया? 1837 में। और उसके बाद क्या गया? गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, ये वाला अभी देख के आ रहे हैं। उसके बाद में आगे पढ़िए तो ये प्रथम कौन था? विलियम बेंटिंग थे। विलियम बेंटिंग ऐसे पहले थे जिसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। आगे पढ़ते हैं, चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कि भारत के प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार किस चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1834 में एक विधि आयोग की भी स्थापना हुई थी। प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ किस एक्ट से? 1833 में। और इसके हेड थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में शिक्षा के विस्तार में भी इनका हाथ है। ठीक है। तो ये पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के जो हेड बने थे वो कब बने थे? 1834 में बने थे। ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि इसकी स्थापना किस एक्ट से हुई थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट से हुई थी। ठीक है। विधि आयोग की स्थापना। भारत में दास प्रथा का समाप्त कब किया गया? 1843 में। ठीक है। पूछेगा कि किस एक्ट से? तो 1833 में इसे अवैध घोषित किया गया था। उसके बाद में क्या किया गया? इसे समाप्त ही कर दिया गया 1843 में, 1843 में। एलन बरो के समय में भारत की पहली बार योग्यता के आधार पर जो है स्टार्ट कब किया गया था? योग्यता के आधार पर नियुक्ति। तो ये कब किया गया था? चार्टर एक्ट 1833। 1833 के हिसाब से आप योग्य हैं तभी आप मिलेगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारंभ कब हुआ? ये 1853 के एक्ट से हुआ। ठीक है। उसके बाद में पूछेगा सिविल सेवाओं की भर्ती के चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ कब हुआ? ये भी 1853 में। इससे पहले ऐसी प्रतियोगिताएं नहीं होती थी, इंटरनली हो जाती थी मैटर। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसे है? लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि 1853 में लॉर्ड डलहौजी यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है। भारत के गवर्नर 1853 में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। इन्हीं के समय में ट्रेनें चली थी, इन्हीं के समय बहुत कुछ हुआ था। तो इसी समय पर ये भी हुआ था खुली प्रतियोगिता का जो है आयोजन। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो है संख्या जो थी 24 से घटाकर 18 कब की गई? तो ये कब की गई थी? 1853 में। अगर आपने पढ़ा है, आप रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर सकते हैं आप यहाँ से। फिर पूछेगा कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1853 में की गई। ठीक है। पूछ रहा है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश के हाथों में कब दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के, ये लिखा है आपके यहाँ में 1858 में, हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं। गवर्नर जनरल के पदनाम को कब से वायसराय कहा जाने लगा? देखिए यहाँ से 1858। तीन चीज़ें हम लोग पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद में फिर पढ़ेंगे कि इंडिया के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा? वायसराय कहा जाएगा। तो तीन चार चीज़ें ये आपको पढ़ना है और आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
आगे देखते हैं कि यहाँ से वायसराय का पद आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर कौन था। ये भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए ये प्रथम वायसराय जो भी होगा वही अंतिम गवर्नर होगा। ऐसे ही जो प्रथम जो है बंगाल का गवर्नर होगा वही अंतिम बंगाल का जो है, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल होगा वही बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा। जैसे वारेन हेस्टिंग ऐसे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये कौन होगा, आपके जो 1833 में थे मिंटो भाई साहब, ठीक है। विलियम बेंटिंग थे 1853 में, तो वो होंगे, ठीक है। अब आगे पढ़िए, कह रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत के राज्य सचिव का पद कब बना, तो 1857 के एक्ट में। एक्चुअल में सचिव किसी स्टेट का तभी अपॉइंट होता है जब वहाँ के क्राउन सीधे या वहाँ की संसद सीधे क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। सचिव का पद तभी लीगल होता है। तो सचिव का पद कब आया, जब क्राउन सीधा हस्तक्षेप करेगा, कब, 1858 में। अभी भी सचिव होते हैं, जैसे ब्रिटेन अपने यहाँ सचिव अभी भी होते हैं, जैसे भारत का कौन सा सचिव है इस टाइम पे, अलग अलग विभाग में अलग अलग सचिव हैं, वित्त सचिव हैं, ये सचिव हैं, वो सचिव हैं, तो वो क्या होते हैं, सीधा रिप्रेजेंट करते हैं संसद को, ठीक है। पूछा, फिर पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री यानी रानी कब घोषित किया गया था, तो 1858 ईस्वी में घोषित किया गया था, क्योंकि रानी की घोषणा पत्र 1858 में पढ़ा गया था। वो कहाँ पढ़ा गया था, इलाहाबाद में, यहाँ लिखा नहीं है बट इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई, 1861 में कहा गया कि अब अगर जो जैसे रूल बनेगा उसमें भारतीयों की भी राय ली जाएगी, तो इसलिए भारत प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत 1861 से हुई। 1861 में एक एक्ट आएगा, 1857 की क्रांति के तुरंत बाद 1858 में केवल घोषणा वगैरह होगी, और 1861 में एक विधिवत एक्ट आता है, ठीक है, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1861 कहते हैं, ठीक है। पूछेगा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो है रूल कब दिया गया, तो 1861 में। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी पूछता है कि अध्यादेश जो है भारत के संविधान में कहाँ से उठाया गया है, तो इन्हीं एक्टों से लिया गया है। इसीलिए तो हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। आज भी गवर्नमेंट जो है अध्यादेश लगाता है, कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है, लेकिन ये सब कहाँ से लिया गया है, ये यही ब्रिटेन के जो हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, इन्हीं हिस्सों को उठा के 1800, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो 1935 का पूरा एक्ट ही उठा के रखा गया था, तो ये सब यहीं से आया था जुड़ जुड़ा के। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1892 में। देखिए ये सीमित अर्थों पे है, लेकिन हाँ शुरुआत यहीं से हुई कि निर्वाचन प्रणाली जो आज आप लोग देख रहे हैं वोट डाला जाता है, तो ये 1892 हुई, लेकिन सीमित अर्थ पे थी पहले। फिर पूछेगा भारत में विधान परिषद पर बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब देखिए यहाँ दो तीन चीज़ें लिखी नहीं है, लेकिन भारत में जैसे कोई बजट पेश हो रहा है, 1861 में बजट, भारत में बजट पेश करना शुरू हो गया। तो बजट जब पेश होता है तो उस पर बहस होती है, देखते हैं आज भी बहस होती है। तो बहस पर जो है आप बहस कर सकते हैं, जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग उस पर बहस कब कर सकते हैं, 1892 से। लेकिन हाँ एक बार पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न पूछने का मतलब मैंने बोल दिया कि 150 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा हो रहे हैं, तो वो बोल देगा रेलवे बन रही है, 150 करोड़ वहाँ जा रहा है। फिर तुम ये नहीं पूछ सकते वहाँ पे कि रेलवे में 150 करोड़ लग जाएगा, ये नहीं पूछ सकते आप। केवल नॉर्मल एक प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी 6 दिन पहले वहाँ लिखिए कि मैं ये प्रश्न पूछने वाला हूँ, वो भी कब, जब 6 दिन कंप्लीट हो जाएगा, छठे दिन आपसे पूछा जाएगा कि हाँ चलिए आप खड़े हो जाइए, आपका एक क्वेश्चन है पूछ लीजिए। केवल प्रश्न पूछेंगे और एक आंसर मिलेगा, उस पर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, 1909 में आया था। मार्लो मिंटो सुधार में ही पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कब आया, मार्लो मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 में। फिर पूछेगा संप्रदाय निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो, यही तो है 1905 में। 1905 के बाद में जब अपॉइंटमेंट हुआ 1906 में इनका लॉर्ड मिंटो का, तो लॉर्ड मिंटो ने ही पृथक निर्वाचन मंडल दिया। तो यही तो होंगे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक, यही वायसराय थे उस टाइम पे। अब पूछेगा 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे। देखिए जो पहला आदमी होता है यहाँ पे जो दिया होगा, ऊपर आइए तो देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। देखिए एक्चुअल में मार्ले मिंटो सुधार है ना, तो जो पहला आदमी है ये जो है भारत सचिव है, और मिंटो जो है वो क्या है, मार्लो मिंटो सुधार है, तो मिंटो भारत के वायसराय हैं। मिंटो भारत के वायसराय हैं, और जो पहला व्यक्ति है मार्ले वो कौन है, भारत सचिव का पद है। तो मार्ले मिंटो सुधार इसलिए है क्योंकि मार्ले भारत सचिव थे उस समय, और मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। और मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आएगा, तो मार्टेंगू जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, भारत सचिव रहेंगे। पहला आदमी जो ये है मार्टेंगू, ये भारत सचिव रहेंगे, और चेम्सफोर्ड जो रहेंगे ये भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो सुधार किया उसे मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया 1919 में, और इसे 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो नाम होते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ लीजिए। पूछेगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका कब स्टार्ट हुई। द्विसदनात्मक मतलब एक तो होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन, ये केंद्र में कब आया, तो उच्च सदन और निम्न सदन भारत में कब बना, 1919 में पहली बार देखने को मिला, ठीक है।
फिर पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में आया। मतलब ये द्वैध शासन कैसा था, 3-4 बार आप द्वैध शासन को सुनेंगे, ये कैसा द्वैध शासन था आप लोग समझिए, ये कैसा द्वैध शासन था आपको समझना है। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन कब आया था, तो देखिए अभी इसकी एक क्लास आपको और मिलेगी, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में क्यों आया था। तो 1919 में क्या किया गया कि सबसे पहले क्या किया गया, केंद्र के विषय को और राज्य के विषय को पहचाना गया, जो आप लोग आज केंद्र सूची और राज्य सूची कहते हैं, इसको पहचाना गया। फिर राज्य सूची को क्या किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कहा गया एक पर ऐसा होगा जो हस्तांतरित हो सकता है, मतलब जिस पर जो है क्राउन प्लस भारत के लोग शासन करेंगे, और एक ऐसा होगा जो आरक्षित होगा जिसमें भारत मंत्री और क्या होगा, वायसराय काम करेगा। मतलब दो पार्ट में जब चीज़ों को डिवाइड किया गया कि दो लोग एक साथ शासन कर सकते हैं, जैसे कुछ विषय पर भारत के लोग अपना कानून बना सकते हैं गवर्नर के साथ मिलकर, यानी वायसराय के साथ मिलकर, और कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें भारतीय लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि भारत सचिव अपने 15 मंत्री के साथ में वायसराय के साथ मिलकर काम कर सकता है। तो ऐसे जब दो तरीके का शासन एक क्षेत्र पे लागू हुआ तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। ये शासन कब लागू हुआ, 1919 में, और किस सेक्शन पे, राज्य सूची के विषयों पर। मतलब सूची दो पार्ट में बांटी गई, एक तो केंद्र सूची, एक राज्य सूची, और राज्य सूची के विषय को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक ऐसा जिस पर केवल क्या करेंगे, गवर्नर अपनी परिषद के साथ काम करेंगे, एक ऐसा है जिसमें गवर्नर भारत के जितने मंत्री संतरी थे इनके साथ काम करेंगे, तो इसीलिए इसको द्वैध शासन कहा गया। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। फिर पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन या द्वैध शासन का जनक कौन था, तो लियोनस कार्टिस। तो यहाँ लिखा है द्वैध शासन इन प्रांत, ये गलत है, केवल इतना पूछना चाहिए कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो लियोनस कार्टिस को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर बोलेगा कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान कब किया गया, तो 1919 के एक्ट में कहा गया था कि भारत में लोक सेवा आयोग बनेगी। इट मीन्स यूपीएससी जो आप लोग आज देखते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बन सकती है, ये प्रावधान किया गया, एक लाइन दिया गया। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, तो कहते हैं ली कमीशन। पूछेगा कि ली आयोग जो थी, ली कमीशन थी, किससे रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो ली कमीशन है यूपीएससी की स्थापना से रिलेटेड। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई, 24 अप्रैल 1926 को। यानी कि जो है ली कमीशन की स्थापना कब हुई, 1926 में हुई। किस एक्ट से हुई, 1919 के एक्ट से हुई। किस आयोग की सिफारिश पर हुई, तो ली आयोग की सिफारिश पर हुई। आपका कुछ हद तक यहाँ डाउट खत्म हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछेगा कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला, माँ यहीं पे मिला, मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का था। मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार में एक चीज़ और हुआ था, यहाँ लिखा नहीं है। मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया गया था कि जैसे आप मुस्लिम को देख चुके हैं पृथक निर्वाचन मंडल, अब मुस्लिम के बाद फिर से पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया किसे, एक तो सिख लोगों को दे दिया गया, यहाँ से सिख को क्या दिया गया कि पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। दूसरे जो यानाराई, मतलब जो ब्रिटिश के लोग यहाँ रहते थे, पहले तो जो भी ब्रिटिश इंडियन था, यानी कि ब्रिटिश इंडियन जो था, यानी ब्रिटिश का जो व्यक्ति इंडिया में आके रहने लग गया, यहाँ की नागरिकता के समक्ष मतलब व्यवहार करने लग गया, यहाँ का प्रजा बन गया, उसको अलग किया गया पृथक निर्वाचन मंडल। दूसरा जो भी क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन समझ रहे हैं आप लोग, जो क्रिश्चियन होते थे, यानी जो ईसाई थे, भारत में कोई भी ईसाई हो, चाहे कोई हिंदू ईसाई बन गया हो, उसे पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। और तीसरा एक और दिया ही गया था, उसको बताना है। चौथा नंबर एक आपको बच जा रहा है कि 1919 में एक चौथा नंबर को जो है पृथक निर्वाचन मंडल एक और दिया गया था, उसका नाम आप लोगों को बताना है। मुझे अभी 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको बता दूंगा। 1 सेकंड के लिए स्लिप कर गया दिमाग से, अगर याद आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि चौथा जो व्यक्ति था उस किसे पृथक निर्वाचन मंडल किसे दिया गया था। तीन आप लोग देख चुके हैं। चौथा जो भी था कि कोई भी यूरोप का व्यक्ति, चाहे पुर्तगीज हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो, यूरोप क्वाड्रिलेटरल का कोई भी भारत में है तो उसे भी क्या किया गया, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि 1919 में किसी पृथक निर्वाचन मंडल पुनः दिया गया, तो वो तो जो दिया गया था मुस्लिम को, उसको छोड़ दीजिए, उसके इतर सिख को, और ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति अगर भारत में प्रॉपर रह रहा है उसे। दूसरी चीज़ कोई भी ईसाई धर्म का है तो उसे, और तीसरी चीज़ कोई भी यूरोप का है तो उसे भी। मतलब यूरोप में बहुत सारे देश हैं, 53 देश हैं, तो 53 देशों में कोई भी हो, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा था ये। और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने यानी संघात्मक रूप से करने का अधिकार कब आया, 1935 में। अखिल भारतीय संघ का मतलब ये है कि राज्यों का संघ बना दीजिए, जितने भी राज्य हैं या रजवाड़े हैं सबको एक करने की बात पहली बार 1935 में हुई। ये एक्ट याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन कब आया, हटा के केंद्र में द्वैध शासन कब आया, 1935 में। एक्चुअल में प्रांतों में द्वैध शासन अभी आप लोग देखा था, सेम वही प्रोसेस केंद्र में कर लीजिए कि केंद्र को विषयों को दो पार्ट में बांट दीजिए, एक हस्तांतरित और एक बांट दीजिए आरक्षित, और उस पे है एक मतलब मिलकर रूल बनाइए, एक पर भारत के लोग भी काम कर सकते हैं, एक पर केवल ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन के जो है राज्य सचिव वगैरह मिलकर काम करेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, द्वैध शासन कहेंगे केंद्र में। अब केंद्र के विषय पर, राज्य का विषय क्या हो गया, यहाँ से फ्री हो गया, राज्य के विषय पर आप डायरेक्ट काम करिए,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब केंद्र के विषय को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आरक्षित और एक जो है हस्तांतरित। तो यहाँ पे अब केंद्र में द्वैध शासन लग गया, कब? 1935 के एक्ट में। राज्य में कब लगा? 1919 के एक्ट में। और केंद्र में कब लगा? 1935 के एक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसको देखने का और प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ें बच रही हैं। ठीक है, अब इसके साथ देखिए कि 1937 में एक संघीय न्यायालय आया। अब पूछेगा कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ वो स्थापित हुआ 1937 में, अभी मैंने बोला। और कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था? 1773 के एक्ट में, हम लोग पढ़ चुके हैं, और 1774 में हुआ था। और ये 1935 के एक्ट से स्थापित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो बात, कि जो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट से हुई थी। देखिए लिखा है 1935 के एक्ट से 1937 में स्थापित हुई थी। ठीक है, कहाँ स्थापित हुई थी? अभी भी वहीं है, दिल्ली में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं इसके चीज़ों को, कि देश की मुद्रा के साख नियंत्रण के लिए जो है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना भी 1935 में हुई थी। फिर पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद का अंत कब हुआ? एक्चुअल में 1858 में भारत परिषद की स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल की। इंडियन काउंसिल की स्थापना कब हुई? देखो, ब्रिटेन में एक काउंसिल बना दी गई कि अब ये लोग, जैसे 10 लोगों को मान लो अपॉइंट कर दिया गया, 15 लोगों को, और कहा गया कि ये परिषद केवल भारत के लिए रूल बनाएगी। भले ब्रिटेन में रह रही है, लेकिन भारत के विषयों को जायजा लेगी और भारत के लिए रूल बनाएगी। इसे कब खत्म किया गया? स्थापित तो इसे किया गया था 1858 में, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद। खत्म कब किया गया? 1935 के एक्ट में इसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, भारत परिषद का। उसके बाद में पूछा, अभी पेपर में ये पूछा था, अभी जस्ट की बात है, अभी पेट के पेपर में, कि पूछा कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा यानी म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? तो 1935 के एक्ट से अलग हुआ था। ठीक है, और दूसरी चीज़ पूछेगा सिंध का निर्माण कब हुआ? ये भी पूछ चुका पेट में। सो सिंध क्षेत्र का निर्माण कब हुआ? ये सिंध क्षेत्र आज पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध क्षेत्र का निर्माण हुआ था कब? 1935 में। और उड़ीसा राज्य की स्थापना भी 1935 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछेगा बर्मा भारत से कब अलग हुआ? देखिए 1937 में हुआ था, 1935 के एक्ट से। ठीक है, प्रांतीय स्वतंत्रता प्रमुख रूप से विशेषता थी 1935 में। यही सेम चीज़, कि प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांत को फ्री कब किया गया? तो 1935 के एक्ट से 1937 में। देखिए ये लागू हुआ, ज़्यादातर चीज़ें 1937 में लागू हुई थी यहाँ से। फिर पूछेगा आपसे कि अधिराज्य भारत को पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? देखो, दो देशों की स्थापना भारत के आज़ादी से जस्ट पहले, सबको पता है कि 14 को किसका आज़ादी मिली? पाकिस्तान को, और 15 को हमें आज़ादी मिली। तो 1947 का ये एक्ट था, भारत स्वतंत्रता एक्ट जो था, उसी से दो देशों की स्थापना हुई थी, आपको पता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है वहाँ की संसद में, ब्रिटेन की संसद में कब आया था? तो हमको पता है कब आया था, पास कब हुआ था? 18 जुलाई को। एक्चुअल में यहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई, जून में घोषणा की थी इन्होंने, और जून से जुलाई तक सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो गई, और 18 जुलाई को उन्होंने पास कर दिया कि भारत की स्वतंत्रता अधिनियम पूरी तरह पास हो गया। ठीक है, फिर पूछेगा कि वायसराय का पद कब समाप्त हुआ? देखो, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वायसराय का पद तुरंत उसी के साथ में समाप्त हो गया। ठीक है, 1947 के एक्ट के तहत। और फिर से कौन सा पद आ गया? गवर्नर जनरल का पद पुनः वापस आया। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो तीन चीज़ें, कि सबसे पहला, भारत का, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंट बेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो माउंट बेटन थे। फिर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। या पूछ लेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? वो भी राजगोपालाचारी थे। आराम से याद कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दो चार चीज़ें जो बच जा रही हैं, कि वायसराय के पद को समाप्त करके कब किया गया, ये तो पढ़ ही चुके हैं। दूसरा वाला, ये संप्रभु राज्य की घोषणा कब हो गई? 15 अगस्त 1947, जब देश आज़ाद हो गया तो संप्रभु हो गया। फिर भारतवर्ष में 1947 सत्ता सौंपने की योजना किसने बनाई थी? माउंट बेटन योजना ने। फिर पूछेगा उस समय किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखिएगा लेबर, यानी जो परिश्रमिक होते हैं, श्रमिक होते हैं, लेबर, श्रमिक पार्टी की स्थापना थी। भारत ने अपने स्वतंत्रता को पाने में बहुत जो है मेहनत की थी। तो याद रखिए उस समय पार्टी भी लेबर पार्टी की सरकार थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में, जिसने स्वतंत्रता दी थी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात कौन सा एक्ट चला था? 1935 का एक्ट। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो यहीं से ख़त्म कर रहे हैं, फिर रोक के दूसरा वीडियो बनाएंगे और फिर से देंगे आपको। 7 पेज का है, अब प्रयास करेंगे लगभग 2 वीडियो में उसको ख़त्म करें। अभी बाकी देखते रहिए टी वी वैभव में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमेशा। प्लीज़ अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद। हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह, और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं जो पॉलिटी का बचा हुआ सेक्शन है, एक मैराथन के थ्रू कुछ जो है फिनिश करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है जनवरी में स्टार्ट है 10 से, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे हो नहीं सकती थी। हम लोग अप्रैल का पहले समझ के चल सकते थे, लेकिन अभी चीज़ें जल्दी हैं, तो चीज़ों को आराम से मैराथन के थ्रू 2-3 मैराथन में चीज़ों को ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। एक वीडियो इस पे आपको 3-4 वीडियो मिल चुकी है पॉलिटी पे, आज जो है ये दूसरी वीडियो मिल रही है आपको इस सेक्शन की, जो बुक वाइज है।
इसमें सबसे पहले देखिए भारत के संविधान का गठन किया गया था, मतलब पूछना चाह रहा है कि भारत का संविधान का जो गठन हुआ था किस मिशन के तहत हुआ था या किस आयोग ने किया था, तो कैबिनेट मिशन एक आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन के थ्रू जो है भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, सबसे पहली चीज़। फिर पूछता है कि संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा, तो हेनरी मैन एक साहब थे, हेनरी मैन साहब के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का प्रयोग किया गया था। फिर पूछता है कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश, एक्चुअल में ये पूछेगा कि संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो अमेरिका है, ठीक है। फिर पूछेगा संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा था, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, ये जो दूसरा नाम आपको देखने को मिल रहा है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। ये पूछना चाह रहा है भारत के लिए संविधान सभा गठित करने का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, तो एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। तो इसको याद कैसे करेंगे कि ये राय किसने दी थी, राय साहब ने दी थी, ठीक है। संविधान सभा के गठन की राय किसने दी थी, राय साहब ने दी थी। फिर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया बताइए, तो 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है, जिसके हेड कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। ये पेपर में पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे, तो कौन थे इसके हेड, पैट्रिक लॉरेंस थे जो इसके हेड थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य और जो थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये 3 सदस्य थे इसके, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स प्रस्ताव जो लाए थे कभी, फिर पैट्रिक लॉरेंस, लेकिन आपके काम का नहीं है, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके हेड जो थे वो कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। फिर पूछेगा कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि संविधान सभा का गठन करना तथा अंतरिम सरकार आपको पूरा याद होना चाहिए कि अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा मंत्रालय था, तो अंतरिम सरकार का गठन भी किससे हुआ था, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से ही हुआ था, जो 2 सितंबर को स्थापना हुई थी वो इसी से हुई थी। फिर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में जो सीटें थीं वो कितनी थीं, तो आपको देखने को मिल रहा है 389 सीट थी। ये भारत की आज़ादी से पहले जो भारत में संविधान सभा की सीटें थीं वो 389 थी, इसको लिख लीजिएगा 389, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें से क्या था कि 3 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया था, किन 3 क्षेत्रों में, सबसे पहला क्षेत्र क्या था कि इसके 292 सीटें तो ऐसी थी जिसमें भारत पर क्या है, ब्रिटेन का जिस पे अधिकार है या ब्रिटेन के प्रांत थे, और 93 सीटें रियासतों को दी थी। उस समय पता है आपको 500 से भी अधिक, 550 से अधिक रियासतें थी, तो उनको 93 सीटें दी गई थी। और उसके बाद में 4 कमिश्नरी स्टेट थे, कमिश्नरी स्टेट जहाँ कमिश्नरी पॉलिसी लागू थी, जैसे समझ लीजिए जैसे आज के समय में क्या होता है, यूनियन टेरिटरी है, समझ रहे हैं ना, जहाँ पे आज संघ शासित क्षेत्र है, इसी टाइप का उस टाइम पे कमिश्नरी क्षेत्र होता था, 4 सीटें उसको दी जाती थी। जैसे आज नहीं है संविधान सभा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, तो दिल्ली तो क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ऐसे समझ लीजिए कि लद्दाख क्या है, वो केंद्र शासित है, लेकिन उनको सीटें दी गई थी, ऐसे 4 क्षेत्र थे जिनको 4 सीटें दी गई थी, तो टोटल जोड़ के जो होगा तो 292, 93 प्लस 4 वो 389 होता था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई लाइन अगर मिलती है इस पेपर में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फिर पूछेगा जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कौन थे, तो देख लीजिए अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली ये आपसे नहीं पूछेगा, केवल आपको पता होना चाहिए 4 थे। फिर पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा है, बहुत ही बार पूछा है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं संविधान सभा में थी, ठीक है। संविधान सभा में सीटों का आवंटन कैसे किया गया था, तो 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख लोगों पर एक सीट, आज भी कि एक जो है आपका लोकसभा सीट का जो वितरण हुआ है 10 लाख पर ही आज भी है, 10 लाख की जनसंख्या पे आज भी एक सीट है, और तब भी 10 लाख संख्या पर एक सीट थी, ऐसा माना जा रहा है। प्रसीमन कब होगा, 2026 में भारत में सीटों का विस्तार होगा, इसीलिए संविधान सभा पर देखिए आप लोग नया संसद भवन भी बन गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो कब हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ये पेपर में पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव कैसे हुआ था, तो एक ऑप्शन देगा आपको कि क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, दूसरा पूछेगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, तीसरा पूछेगा कि वयस्क मताधिकार द्वारा। तो इसमें से क्या ऑप्शन मारेंगे, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ना तो प्रत्यक्ष हुआ था ना तो वयस्क मताधिकार था। ये बहुत बार पेपर में पूछा है, बहुत ही गोल्डन पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन पॉइंट है कि समझ लीजिए कैसे हुआ था, प्रति 10 लाख पर था, कैसे हुआ था कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है लोकसभा जो प्रांतीय विधानसभा थी, जैसे आज भी विधानसभा होती है ना, इन्हीं के लोगों ने चुना था इसको, जैसे आज राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, उसी टाइप का समझ लीजिए। फिर पूछा है संविधान सभा में एससी और एसटी के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई थी, तो एससी और एसटी के सदस्यों की संख्या जो थी वो 26 और एसटी के लिए 33 सीटें थी संविधान सभा में, ठीक है।
फिर कह रहा है जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी। सबको पता है कि 73 सीटें मिली थी इनको, देखिए ये लिखा भी है, 73 सीट मिली थी मुस्लिम लीग को और 208 सीट मिली थी कांग्रेस को। याद रखिएगा, पहले इलेक्शन में 208 सीट कांग्रेस को और 73 सीट किसे मिली थी, लीग को। जब यहाँ हार गई लीग तो फिर लीग ने मुंह बनाया, क्या मुंह बनाया कि हमको दूसरा संविधान बनाना है, ये वो नाटक। हार रहे थे बार बार, तब भी जान रहे थे इससे कुछ फ़ायदा होना नहीं। देखो जब बहुमत में अगली सरकार है तो आप जाहिर सी बात है आप नकल करेंगे, तो ये नकल करना स्टार्ट किए, बहुत ज़्यादा नाटक किए। उसके बाद फिर देश का निर्माण ही कर डाला पाकिस्तान। अब देखिए भारत संविधान के किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद। पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के द्वारा जो है भारतीय उसमें राज्य में शामिल किया गया था, बताइए। तो हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को भारत का गणराज्य बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। हैदराबाद एक रियासत थी, निजामी शासक जहाँ पे चलता था। ठीक है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे। देखिए देश के विभाजन से पहले 389 सीटें थी और बाद में जब देश का विभाजन हो गया तो 299 सीटें बची, 299 सीटें। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी 562 से ज़्यादा रियासतें थीं, जिसे वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि सहयोग से सबको भारत में मिला लिया गया 562 में से। लेकिन ये नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 500 से प्लस रियासतें थी, समझ लीजिए आप। उसके बाद में देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था, सबको पता है। संविधान सभा का गठन जो हुआ था, जो है ऐसा कहा गया कि संविधान सभा का गठन होगा जुलाई 1946 में, लेकिन पहली बार जो संविधान सभा एक्चुअल में बन के सामने आई वो आई 9 दिसंबर 1946 को। कब आई, 9 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो 2 सितंबर को। अभी ऊपर मैंने बोला आपको अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बना, जिसके हेड कौन थे, नेहरू भाई साहब थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक देख लीजिए, लिखा है 9 दिसंबर को हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या संविधान सभा में मुस्लिम लीग के लोगों ने भाग लिया था, तो बोलना है नहीं लिया था। फिर पूछेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भारत में आज भी होता है, जब भी पहला सत्र जब लगता है, पहला सत्र चाहे विधानसभा का लगता है या किसी का, तो सबसे उम्र दराज जो होता है, जो सबसे ज़्यादा बार अपॉइंट हुआ है, सबसे ज़्यादा उम्र दराज है आपकी सभा में, उससे एक क्या किया जाता है, एक कुछ समय के लिए स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, उसे प्रोक्टिम स्पीकर कहा जाता है, यानी कि क्या हुआ जाता है, वो एक प्रकार से अस्थायी रूप से रहता है। लोगों को क्या करता है, वो केवल आराम से क्या करेगा, वो दिला देगा शपथ और अपने में से ही एक किसी को अपॉइंट कर लेगा अस्थाई। तो सेम काम उस समय सज्जानंद सिन्हा भाई साहब थे। ये सज्जानंद सिन्हा जो सर थे, ये सबसे उस समय पे एजेड थे, सबसे ज़्यादा एजेड थे, यानी सबसे ज़्यादा उम्र थी इनकी, सबसे ज़्यादा उम्र थी। तो इसलिए सबसे उम्र दराज के दर्जे पे इनको सबसे पहले ये सम्मान दिया गया कि आप आइए बैठिए सीट पे। इनको हेड बनाया गया। फिर इन्होंने किसे हेड अपॉइंट कर दिया था बाद में, राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं भारत के संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। देखो राव साहब की ही राय ली जाती थी, कहीं कहीं राय मिलता है, BN राय, तो राव साहब की ही राय ली जा रही थी। अब देख लीजिए संवैधानिक सलाहकार यानी रायकार, जो राय दे उसे सलाहकार कहते हैं। तो कौन राय दे रहा था, राव साहब। फिर पूछा संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था, सबसे पहले वेनेगल नरसिंह राव, यही BN राव, सबसे पहला प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। और प्रारूप तैयार करके जब इन्होंने दिया तो इसी पर प्रारूप समिति बनी, और प्रारूप समिति ने क्या किया था, 2 साल तक इस पर लगातार बात चलती रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रारूप किसने दिया था, BN राव ने। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाई साहब वो थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सबसे पहले संबोधित किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने। 2-3 चीज़ें याद रखिए, सभा बनी 9 को, 2 दिन बाद 11 तारीख को, 11 दिसंबर को इनको हेड बना दिया गया। पहले 9 दिसंबर को हेड कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर को हेड कौन हो गया, 11 दिसंबर को आपके हेड हो गए ये, कौन हो गया हेड 11 दिसंबर को, आपको दिख रहा होगा कौन हेड हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे जब बढ़ेंगे तो ऊपर चलना पड़ेगा थोड़ा, दूसरी इसी पेज के शुरुआत से स्टार्ट फिर से करते हैं। देखिए अब पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव क्या था। तो ये पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को आया था, और पास कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को आज क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। 4-5 चीज़ें यहाँ जो लिखी हैं उद्देश्य प्रस्तावना में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज़ यहीं और लिख दी होती तो चीज़ें खत्म ही हो जाती। क्या क्या, सबसे पहले देखिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो प्रस्तुत किया था किसने, नेहरू ने, JL नेहरू ने। ठीक है, फिर पूछिएगा
कि कितनी तारीख को किया था, तो 2 दिन बाद देखो 9 तारीख को सभा बनी, 11 को राजेंद्र बाबू को क्या कहते हैं हेड बनाया गया, और अगले 2 दिन बाद यानी 13 को इन्होंने क्या किया, पेश कर दिया। 13 दिसंबर को इन्होंने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश कर दिया। इतना समझ में आना चाहिए आपको। किसने पेश किया? नेहरू ने। और पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अगले साल जो है, जैसे ही अगला साल आया जनवरी में, ये पास हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट चल ही रहा था दिसंबर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। फिर पूछेगा कि उद्देश्य का को ही क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है, इसे आमुख कहा जाता है, इसे बहुत कुछ कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। ब्रिटिश भारत का सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान 1919 में लिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के समस्त जनता को 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की क्या कहते हैं क्या कहते हैं 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की क्या है आपको दिया गया है वो न्याय 3 प्रकार का, उसके बाद में 2 प्रकार की समता दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग शब्द से, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको संबोधित भी इंडिया ने किया है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि भारत के लोगों ने ही इसे बनाया है। इतना याद रखिएगा। अब जितना चीज़ें यहाँ लिखी हैं प्रस्तावना के बारे में, समझ लीजिए पहला चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखिए भारत के जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है। फिर क्या है? प्रस्तावना या उद्देश्य का जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए विचार क्या होता है और भाषा क्या होती है, यहाँ लिखा नहीं है विचार क्यों लिया गया। जैसे मैंने पेपर खोला और मैंने देखा, तो पहला पेज मैंने उठाया तो देखा उस पर लिखा है चैप्टर फर्स्ट। तो मेरे अंदर विचार आया, मैं भी जब बुक कोई लिखूंगा तो उसमें पहले लिखूंगा कि चैप्टर फर्स्ट, दूसरे पे लिख दूंगा चैप्टर सेकंड। तो ऐसे आप समझिए कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। तो अमेरिका की बुक जब खोलेगी कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे ऊपर देखा गया एक चैप्टर फर्स्ट था, जिसे क्या कहा गया? प्रस्तावना। तो विचार लिया गया कि प्रस्तावना बननी चाहिए। फिर कैसी बननी चाहिए, उसकी भाषा कैसी हो, पहला चैप्टर कैसा हो, इसका जो भाषा लिया गया वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। देखा गया कि भाषा हम जैसे बी द पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वहाँ का, तो वैसे बी द पीपुल ऑफ इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने वहाँ संबोधित किया है, यहाँ इंडिया के लोगों ने। उसकी भाषा कैसे कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये जब आप पढ़ेंगे कि किस देश से क्या लिया गया है, वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और इसकी जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन हुआ है। कब हुआ है? जब सब चीज़ में संशोधन हुआ था उस बार 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन लगभग पूरे संविधान को क्या करता है, ये इफेक्ट डाल देता है। तो इसी ने क्या किया? प्रस्तावना पे भी इफेक्ट डाला है। एक ही बार संशोधन हुआ है। और पूछता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे समझ लीजिए इस सेक्शन में जितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, कोई भी चीज़ शायद ही इंपॉर्टेंट होगी। क्या? कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो जो शब्द जोड़े गए थे उस टाइम पे, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। एक सेकंड में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से कि कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको दिख रहा होगा कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। एक सेकंड रुकिएगा। 3 शब्द जो जोड़े गए थे ये आपको दिख रहा होगा आराम से कि 3 शब्द जोड़े गए थे, वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इन्हीं को हम लोग देख लेते हैं आराम से। ठीक है, देखिए कि संविधान की प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, दूसरी लाइन में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द छठी लाइन में जोड़ा गया है। लेकिन ये आपसे बहुत अंदर की बात है, आपसे पूछेगा नहीं, आपसे बस इतना पूछेगा कि कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, फिर पूछेगा कौन सा इसमें से नहीं जोड़ा गया, और फिर अगर पूछेगा तो ये पूछ लेगा कब जोड़ा गया। तो 1976 में, या पूछ लेगा कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितनी बार सुधार हुआ है, और भी तरीके से पूछ सकता है कि क्या प्रस्तावना में सुधार किया जा सकता है। समझ लीजिए बात को, 4-5 तरीकों से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्रस्तावना में सुधार हो सकता है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। क्या क्या जोड़ा गया? ये 3 शब्द जोड़े गए। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन से हुआ था। कौन सा सन था? 1976 का सन था। समय किसका था? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो इसके मूलभूत चीज़ें होती हैं उस पर संशोधन नहीं होता। ये केशवानंद भारती बनाम केस जो था वहीं से निकल के आया था 1973 में। ये सब आगे की बातें हैं, यहाँ नहीं पढ़ना है उसको। हाय एचडी विद वैभव में आप सभी का स्वागत है। अभी देखते रहिए आगे जो चीज़ें छोड़ गई थी, यहाँ से देखते हैं कुछ एरर आ गया था, तो फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। प्रस्तावना के बारे में चीज़ें हम लोग देख चुके थे। तो कब निकल के आया था ये प्रस्तावना, जो भी चीज़ों के लिए प्रस्तावना में जो सुधार किया गया था वो किस आधार पर किया जा सका था। तो आपको मैंने बोला केशवानंद भारती केस में यही कहा गया कि हर चीज़ का जो है संशोधन हो सकता है, क्योंकि क्या है, प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। अब जो भी संविधान का अंग है उसमें संशोधन हो सकता है, बस क्या हो कि मूलभूत चीज़ों को वो ना छुए, फंडामेंटल चीज़ों को मतलब ना छेड़े। फंडामेंटल चीज़ें क्या होती हैं, अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ कि जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये फंडामेंटल चीज़ है। अगर आप इसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष न करके भारत का एक धर्म घोषित कर देंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि भारत के मूल ढांचे से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे आप कह दीजिए कि भारत में एकल नागरिकता है, आप इसको छेड़ते हैं तो मूल ढांचे को आप छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और भी चीज़ें हैं जो भारत के लिए मूल हैं, जैसे कि समझ लीजिए भारत एक अखंड राज्य है,
अखंडता को उसकी अगर आप छीनते हैं तो इसके मूलभूत चीज़ को छीनते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाता है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ भारत में मौलिक अधिकार है, आप इसको छीनते हैं तो इसकी क्या करते हैं, इसके ब्यूटी को, इसके जो है, इसके जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको छीनने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना को आत्मा कहा गया। ठीक है, कहते हैं कहीं कहीं। अब अगर इसके 3-4 तरीके होते हैं, जैसे पूछ लिया कि क्या कहते हैं, बी आर अम्बेडकर भाई साहब ने जो है, अम्बेडकर सर जो थे, अम्बेडकर सर ने किसे कहा संविधान की आत्मा? तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा। लेकिन कोई पूछेगा कि नॉर्मली आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं, अगर स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा बी आर दास भार्गव ने। ठीक है, भार्गव साहब ने इसे क्या कहा कि आत्मा या कुंजी कहा। तो बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस को आत्मा कहा है? तो 32वें आर्टिकल को देखो, लिखा भी है यहाँ पे। अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान की आत्मा कहा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 19 को कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। क्यों कहा? क्योंकि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की एक विशेष स्वतंत्रता है जो अपने आप में सारे मूल अधिकारों को समूह लेती है। अगर 19 नहीं होगा तो आपके जितने भी और अधिकार हैं किसी काम के नहीं है। लेकिन ये जो 6 अधिकार आर्टिकल 19 में मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था। अब देखते हैं कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को कुंडली कहा था, जन्म कुंडली कहा था। यानी अंदर जितनी भी चीज़ें हैं प्रस्तावना खुद बता देगी कि अंदर का मामला क्या है। एक पेज अगर आप सही से समझने वाले हैं तो आप भारत के पूरे संविधान को समझ जाएंगे। ऐसा किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा कि ये जन्म कुंडली है, ये जन्म पत्री है भारत के संविधान की प्रस्तावना। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? अम्बेडकर साहब ने कहा। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को। अब ये डेट कभी भी पूछ सकता है कि किस डेट को संविधान सभा पृथक की गई थी, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। तो वो जुलाई थी 26 जुलाई के दिन। ठीक है, फिर कहता है भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी। तो पूछेगा कितनी समितियां गठित की गई थी भारत के संविधान को बनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कितनी समितियां थी। 13 समितियां जो है गठित की गई थी। ठीक है, फिर पूछेगा कि प्रारूप समिति जो बनी थी उस हेड कौन थे? सबसे पहले तो याद रखिए कि भारत की स्वतंत्रता के 14 दिन बाद यानी 29 तारीख को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसकी 14 दिन बाद। और इसके हेड कौन बने? इसके हेड बने आपके भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर भाई साहब बने। और इसमें कितने लोग थे? भीमराव को लेके 7 लोग थे। ऐसा नहीं है कि भीमराव को अलग करिएगा। पेपर में पूछा था कि जो है मतलब क्या कहते हैं कि संविधान सभा में अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने हेड, अन्य कितने सदस्य थे? तो अन्य 6 थे। अगर अध्यक्ष को लोगे तब 7 हो जाएंगे। ठीक है, अध्यक्ष को लेके 7 लोग थे। अन्य कितने लोग थे? वो कितने थे? 6 लोग। देखिए, संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि 114 दिन तक इसके प्रारूप पे बहस हो चुकी है। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप के समिति के अध्यक्ष जो है कौन नहीं थे? ये भी कभी पूछा है कि प्रारूप समिति की समझ प्रस्तावना की परिभाषित किया। देखो, प्रस्तावना जिसने दी थी वही प्रस्तावना को जो है परिभाषित करेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, संविधान सभा में, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीमराव अम्बेडकर का जो है वो कहाँ से अपॉइंट हुआ था। तो 2 चीज़ें हैं। पहले भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो हुआ था बंगाल में, वेस्ट बंगाल के उधर क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। बाद में क्या हुआ, जब भाई बंगाल का बंटवारा हुआ तो ये बंगाल का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, यानी बांग्लादेश में चला गया। अब बांग्लादेश में चला गया तो इनको अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी था। ये संविधान सभा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। तो इनको अपॉइंट करने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना क्षेत्र में इनको अपॉइंट किया गया। बम्बई के पूना क्षेत्र में इनको क्या किया गया? अपॉइंटमेंट मिली। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक जैकर थे, आर जैकर, जैकर भाई साहब थे। आर जैकर ने अपनी सीट को छोड़ा था। इन्होंने अपनी सीट को त्याग दिया तब ये अपॉइंट हुए थे। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जैकर साहब ने अपनी जो है सीट छोड़ी थी बम्बई प्रेसिडेंसी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? 2 चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ 2 चीज़ें लिखी हैं और लिखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए कह रहा हूँ ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें लिखा गया स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री जो बने वो भीमराव अम्बेडकर बने। ये स्वतंत्रता के पश्चात बने। लेकिन अगर कभी पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार में कौन थे, तो अंतरिम सरकार में जो हेड थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। यानी कि अंतरिम सरकार जो 2 सितंबर 1946 को आ गई थी, यानी स्वतंत्रता के लगभग 11 महीने पहले जो एक्टिव थी, उसमें जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें हेड कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। तो अंतरिम सरकार में तो जो है विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल थे। लेकिन अगर पूछता है जो है अंतरिम सरकार के अलावा पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन थे, तो यही थे। कौन से? भीमराव अम्बेडकर साहब थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? आर के शनमुखम शेट्टी थे। अगर यही पूछ लेता कि क्या कहते हैं अंतरिम सरकार में, तो वहाँ कौन और था? वहाँ कोई और था, बताइए उसका नाम कौन था? मुस्लिम लीग के 5 लोगों में से एक को वित्त मंत्रालय दिया गया था। समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी चीज़ आपके लिए? प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य इनको याद करना, उसके बाद अंतरिम सरकार को पूरा याद करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। फिर पूछेगा कि झंडा समिति संचालन समिति के हेड कौन थे। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति यानी रूल रेगुलेशन जो करती थी वो राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के भी हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फिर पूछेगा संघ संविधान समिति, ये कि यूनियन का जितना भी मैटर था यार उसके हेड एक ही आदमी थे, वो थे कौन, आपके नेहरू भाई साहब। संघ को पूरा देख रहे थे नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत को जिसने बनाया, जिसने चीज़ों को सेट किया वही, और कौन, प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की जो मेन समिति थी उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी उसमें कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के हेड कौन थे, कृपलानी थे। पेपर में पूछ चुका है कि मेन जो मौलिक अधिकारों की समिति थी उसके हेड तो थे कौन, वल्लभ भाई पटेल, लेकिन एक उप समिति भी बनाई गई थी उसमें जीबी कृपलानी थे। फिर पूछेगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया है। दूसरी बार इसको देख रहे हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और पूछेगा कि पाकिस्तान के लिए पृथक जो है संविधान सभा का जो है गठन कब हुआ, तो 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, 26 जुलाई को किया गया। उसके 18-20 दिन बाद इनको क्या किया गया था, 18 जुलाई को। देखिए 18 जुलाई को ये एक्ट आ गया कि भारत स्वतंत्र होगा। उसके बाद 8 दिन बाद पाकिस्तान की लगभग मांग कंप्लीट कर दी गई। देखिए फिर कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को जो है झंडे को अपना लिया गया। 22 जुलाई इसकी डेट है। ठीक है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को, इसी दिन को। संविधान कितने दिन में बना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बना था। ठीक है, कहीं कहीं 17 लिखा है लेकिन आपके काम का नहीं है, एनसीईआरटी 18 मानती है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ से। पूछेगा संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया या अपनाया गया, तो वो डेट है 26 नवंबर 1949। क्यों, अगर आप लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में एक लास्ट में लाइन आती है, हम भारत के लोग भारत को इतने 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 को करते हुए उसके बाद लिखेगा कि आज तारीख एत द्वारा, आज की तारीख एत लिख के उसमें आज की तारीख लिखा, तो कौन सी तारीख लिखा, 26 लिखा, नवंबर लिखा और 1949 लिखा। इट मीन्स जो संविधान को उन्होंने अंगीकृत किया वो इस डेट को अंगीकृत कर दिया। ठीक है, कि पूरी तरह से काम हो गया था। उसके बाद में अगर पूछेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 में हुई। 2 दिन पहले, लागू करने के जस्ट 2 दिन पहले, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, तो 24 जनवरी को क्या हुआ, अंतिम बैठक हुई और सब लोगों ने सिग्नेचर किया। लगभग 12-15 पेज पे सिग्नेचर है, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किया है। ठीक है, तो पूछेगा कि अंतिम बार बैठक कब हुई, तो 24 को। इस बैठक को अगर काउंट नहीं किया जाता, कभी कभी पूछता है कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई, तो कहीं कहीं 11 लिखेगा, मिला, कहीं कहीं 12 मिलेगा। तो 11 इसलिए बैठक हुई क्योंकि अगर 24 तारीख वाली बैठक को नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि जो है कहा जाता है कि 26 नवंबर को आपने संविधान लागू कर दिया, तो 26 नवंबर तक जितनी बैठकें हुई वो 11 थी। लेकिन अगर 12वीं, अगर ये 24 जनवरी वाली भी जोड़ दिया जाए तो 12 बैठकें हुई। पूछेगा संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई, तो कुल जो है बैठकें हुई 11, लेकिन अगर 24 तारीख की भी जोड़ी जाए तो 12 बैठकें टोटल हुई थी संविधान सभा में। फिर पूछता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। 24 तारीख को जब बैठक हुई तो राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, दोनों को 24 तारीख को ही अपनाया गया था। यहाँ 26 लिखा है लेकिन पेपर में आप मान लीजिए कि 24 को ही दोनों अपनाया गया था। ठीक है, गलत है ये। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब है, 24 जनवरी 1950। ठीक, आगे पढ़ते हैं। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ या संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, ये 26 जनवरी। अंगीकृत कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ, ये चीज़ें आती हैं तो वो 24, ये क्या कहते हैं, आप 26 नवंबर मारिए। 26 नवंबर को ही क्यों लागू किया, क्योंकि इस डेट को हम लोगों ने क्या किया था, इसको बना लिया था। लेकिन एक बार जो है 1930 में, 1930 में नेहरू साहब ने कहा था कि भारत अपनी स्वतंत्रता जो है 26 जनवरी को मनाने वाला है 1931 में। इसीलिए क्या हुआ कि इसको इसी तारीख को लागू करने का जो है फोर्स किया गया कि नहीं इस तारीख को लागू करिए, क्योंकि इस तारीख हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। ठीक है, मूल संविधान लिखा था अंग्रेजी में, सबको पता है, क्योंकि ये सब जितने भी सब ब्रिटिश के पढ़े थे ये हिंदी में क्या लिखेंगे। फिर पूछा गया कि भारतीय संविधान को लिखने के सुलेखाकार कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक्चुअल में कैलीग्राफी होती है, जैसे ये हाथ से लिखा गया था, उस टाइपिंग से नहीं लिखा गया, टाइप राइटर से। इसको रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको हाथ से लिखा था संविधान को। इतनी बढ़िया कैलीग्राफी थी, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। मूल प्रति को अभी भी रखा गया है, किस गैस में रखा गया आप बताइएगा। फिर पूछता है कि संविधान सभा के मूल प्रति को नए चित्र से सजाया, किसने इसको चित्रात्मक किया, तो नंदलाल बोस ने इसको क्या किया था, चित्रात्मक रूप दिया था। ठीक है, जो फिगर बनता है आज भी अगर आप लोग देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान सभा के
नामकरण भारत के संविधान के रूप में है 393 में है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर का जनक कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था? 1891 में हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीमराव का जन्म 1891 में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? महू में। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, भारत संविधान की प्रकृति कैसी है? ये अब ये एक संविधात्मक रूप अंदर जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, ये अलग का मैटर है। क्या है कि एकात्मक एवं संघात्मक दोनों तरीके से है। अगर आपको हल्का सा संविधान का नॉलेज है तो आप समझ पाएंगे कि एकात्मक कैसे है और संघात्मक कैसे है। संघात्मक का मतलब ये होता है कि यूनियन पूरी तरह से उस पर रूल बना के रखे, और एकात्मक का मतलब क्या होता है कि अलग अलग तरीक़ों से भी काम हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत किसी भी धर्म, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि आपको ऑप्शन में देगा कि क्या भारत का कोई धर्म है? नहीं, भारत कोई धर्म नहीं है, भारत किसी धर्म का विरोध नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष है, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, किसी देश का कोई धर्म नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष है वो। ठीक है, जैसे भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में राष्ट्र का प्रधान यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। देखिए, गणतंत्र अगर कहीं भी है, इट मीन्स वहाँ की जनता लोगों को अपॉइंट कर रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ब्रिटेन में क्राउन चल रहा है तो क्राउन में रानी जैसे वहाँ की रानी खत्म हो गई तो वहाँ एक अभी राजा बैठे हैं, फिर कोई और एक राजा बैठेगा, तो वहाँ पे गणतंत्र इस रूप में नहीं है। सेंटर में जो राजतंत्र है, यानी जो वहाँ के प्रिंस हैं वो क्या करते हैं, अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, वो गणतंत्र के रूप में नहीं है, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, राजशाही चल रही है, मतलब उनके बेटा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इलेक्शन होगा फिर वो जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा फिर इलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्शन के द्वारा थ्रू होकर चीज़ें आ रही हैं तो यानी गणतंत्रात्मक रूप में आ रही हैं, गणतंत्रात्मक रूप में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? तो पूछना है आपको, मध्यम है, यानी अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। ठीक है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है भारतीय संविधान को जो है अर्धसंघीय किसने कहा था? तो केसी व्हीलर ने कहा था। यहाँ तक की चीज़ें आपको हम आशा करते हैं समझ में आई होगी। आगे की वीडियोज़ आपको फिर मिल जाएंगी, तो चलो तब तक देखते रहिए क्लास को। हो सके तो लाइक करिए और ज़रूर शेयर करिए, आपके अपने के लिए ही बना रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। हाय गाइस, अभी इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं आपके ज्योग्राफी, ये पॉलिटी का जो सेक्शन बच रहा है उसको फिर से देखेंगे कि कौन सा सेक्शन बच रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, संविधान में कैसा कैसा भाग है अपने यहाँ, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन सा कैसा मैटर है, इसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि जो है संविधान है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ध्यान से क्रम से देखिए। तो मूल संविधान में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा कि मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी? 8 थी। मूल अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। और भाग कितने थे? 22 थे। अब इसको कैसे देखेंगे? दूसरे तरीके से देखिए, भाग 8 थे, ठीक है, 22 भाग थे। मैं लिख दे रहा हूँ आपको कि भाग 22 थे, अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। और पूछेगा कितने आर्टिकल थे यानी अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। डायरेक्ट लिख लीजिएगा। जब भारत में संविधान लागू हुआ किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ था, अंगीकृत हुआ था, तब इतने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कितने हैं कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि 495 केवल गणना की दृष्टि से हैं, कहीं लिखा नहीं है, तो इसको मत मान के चलिए आप लोग। उसके बाद दिया गया है अनुसूचियाँ कितनी थी? 12 अब हैं। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 हैं। क्यों? पहले 8 थी, 4 जोड़ी गई, 8 के बाद 9 जोड़ी गई, 10 जोड़ी गई, 11 और 12 जोड़ी गई। ठीक है, वर्तमान समय में अनुसूचियों जो है भाग कितने हैं? तो 25 भाग हैं। वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। वैसे 22 ही हैं, लेकिन जब भी पूछेगा अभी तो 25 हैं। क्यों? क्योंकि एक 9A है, एक 9B है और एक क्या है? 14A है। तो 3 ऐसे हैं जो सब हैं, इसलिए इसको क्या किया गया? इस समय पे 22 भाग हैं। ठीक है, एक और है, याद आएगा अभी आपको बता दूंगा मैं, जब तक याद आता है। हाँ हाँ, आ गया 4A जो मूल कर्तव्य वाला है ना, वो 4A। तो 14 हो जाते हैं, एक निराशित हुआ है 7 नंबर, तो इसलिए 26 तो होता है, लेकिन एक माइनस हो जाता है। कैसे? अभी देखो, फिर से लिख दे रहा हूँ आपको, यहीं पे से डिफाइन कर देता हूँ। 22 भाग पहले थे, ठीक है, अभी कितने जोड़े गए? नंबर 1 4A, ठीक है, नंबर 2 9A, फिर 9B, उसके बाद में एक 14A है। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो बन के आएगा 26 भाग। लेकिन एक 7 जो है, भाग 7 जो है डिलीट कर दिया गया है, तो एक जब घटा दोगे तो फिर 25 बन के आएगा। ठीक है, इसलिए भारत में कितने जो है वो हैं इस टाइम पे, अभी आपको बता ही दिया कितने हैं आराम से, कि 25 हैं। ठीक है, राज्य के नामों की सूची किस भाग में है? पहले भाग में। इसका एक अलग से डाटा मैं दूंगा आपको कि किस भाग में क्या है। जैसे कि मैं एक मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ, भाग 1 में
संघ और उसका राज्य है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है। उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 में फंडामेंटल जो है आपको डीपीएसपी मिलता है। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ठीक है। उसके बाद आगे दे देता हूँ कि भाग 5 में क्या है। भाग 5 से पहले आपको मिलेगा भाग 4, यहाँ है नहीं, भाग 4A मिलेगा। 4A में क्या है, इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी मौलिक कर्तव्य हैं, जिसको अभी आपने बोला था। उसके बाद में आपको भाग 5 मिलेगा जिसमें केवल संघ की बात होगी, ठीक है। भाग 6 मिलेगा जिसमें केवल राज्य की बात होगी। भाग 7 मैंने बोला डिलीट है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, भाग 8 आ जाएगा। भाग 8 में क्या हो सकता है, भाग 8 में आई थिंक यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र। भाग 9 में क्या है, अदर एरिया जो बच जाएंगे, उसके बाद में भाग 9 में होगा, ठीक है, जो बच जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या बच जाएगा आपका, जैसे कि भाग 9 में 9A 9B ये सब क्या है, ये सब आपको मैंने बोला ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की जो बात की गई है 9 में की गई है। और 9A में क्या है, 9A में नगर पालिका यानी नगर प्रशासन है। 9B में क्या है, 9B में सहकारिता है, सहकारिता है। कितना कितना बोला मैंने कि अभी तक मैंने 8 तक बताया कि 8 में यूटीज हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी संघ शासित क्षेत्र हैं, कि इसका शासन कैसे होगा। 9 में क्या है, केवल 9 में अगर पूछा जाए तो गांव में जैसे प्रधानी होती है ना, स्थानीय स्वशासन, पंचायतें, गांव 9 में है। और 9A में क्या है, 9A में नगर का प्रशासन है, नगर प्रशासन का भी इलेक्शन भी होने वाला है। और 9B में क्या है, सहकारिता, जिसके मंत्री कौन है अभी, अमित शाह हैं। उसके बाद में आता है 10 में जो SC ST एरिया बच जाता है ना, उसके प्रशासन के बारे में है। फिर 11 में क्या है, केंद्र राज्य का संबंध है 11 में। फिर 12 में क्या है, व्यापार है, आंतरिक व्यापार का बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद में 13 में क्या है, व्यापार के बाद में। और 14 में बताना है तो 14 में यूपीएससी है। 13 मेरे दिमाग से भी स्लिप कर रहा है। 15 में क्या है, 15 में आई थिंक जो है निर्वाचन की बात की गई है, ठीक है। 16 में क्या है, उसके बाद में भाग 16 थोड़ा स्लिप कर रहा है क्योंकि भाग 16 में कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। तो अब बाकी सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं, इसको एक सेक्शन वाइज देखेंगे। 17 याद है, थोड़ा सा याद है, मुझे करना होगा तो मैं कर दूंगा, बट अभी आपको एक आराम से वो मिलेगा, ठीक है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषा, ये अनुसूची है, 8 अनुसूची, जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें से 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का जो जिक्र है। पहले मूल अनुसूची में कितनी भाषा थी, तो मूल अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। आराम से देखते हैं ऊपर से। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 भाग हैं। पहली अनुसूची में संघ और राज्यों के बारे में बोला गया है। 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। 8वीं अनुसूची में इस टाइम पे 22 भाषाएं हैं, पहले 14 भाषाएं थीं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, सिंधी भाषा 15वीं भाषा बनी थी। 15वीं भाषा जो बनी थी, 14 तो पहले थे, एक जोड़ी गई थी 14वीं भाषा के बाद, जो 15वीं भाषा बनी सिंधी बनी थी। 21वां संविधान संशोधन था 1967 का। उसके बाद में पूछेगा कि कब जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को। तो 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और कौन सा वो आया, 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, और कौन सी जोड़ी गई, नेपाली, और कौन सी, कोंकणी, ठीक है। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद में जो है 8वीं अनुसूची में जो है 92वां संविधान संशोधन जो किया गया, कब किया गया, 2003 में। उसमें 4 भाषा, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। अगर आपसे पूछता है 22वीं भाषा कौन सी है, तो अभी संथाली भाषा जो है 22वीं भाषा है। बोडो जोड़ा गया था, मैथिली जोड़ा गया था, डोंगरी जोड़ा गया और संथाली जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया, जो है 92वें संविधान संशोधन से। तो आप अगर याद रखना चाहें तो पहले 21वां संविधान संशोधन देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 92वां संविधान संशोधन। यानी कि 3 बार संशोधन हुआ इसमें, कब कब, 21वां, 71वां और 92वां। 3 संविधान संशोधन आपको याद रखना है, आपके काम का काम हो जाएगा, जितना भी आपको होना चाहिए, ठीक। आप लोग याद रख सकते हैं। हिंदी की भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था, 14 सितंबर को। और 14 सितंबर को है राष्ट्रीय भाषा दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल वाला। अपने यहाँ हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है, इसका आर्टिकल क्या है, तो देखिए भाग 17 जो रिलेटेड है 342 से लेके और 351 तक, 342 नहीं 343 से 351 तक जो रिलेटेड है वो राजभाषा से रिलेटेड है। तो उसी में राजभाषा जो 17 है उसी में आर्टिकल 343 कहता है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, भारत की राजभाषा होगी हिंदी होगी। और कौन सी लिपि की, देवनागरी। एक्चुअल में हिंदी में ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे राजा मैं ऐसे लिख दूँ, राजा,
लेकिन ये जो राजा लिखा है ये रोमन लिपि में लिखा है। अगर मैंने राजा इस लिपि में ऐसे लिखा और आपने राजा पढ़ा, इसका मतलब ये कौन सी लिपि है? ये है देवनागरी लिपि। तो लिपि आप जब हिंदी का सेक्शन पढ़ते हैं वहाँ समझ में आएगी चीज़ें, यहाँ की नहीं है। अब आगे चलिए। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ था, आपसे कभी भी पूछ लेगा। और उसके जो हेड थे कौन से? बीजी खेर थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजभाषा आयोग जो था उसके हेड कौन थे? बीजी खेर थे, ठीक है। दूसरा पूछेगा दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची जो दी गई है, पहली अनुसूची में क्या है? राज्य है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते हैं किसके किसके? जैसे राष्ट्रपति के, ठीक है, उपराष्ट्रपति के, राज्यपाल के, इन लोगों के जो वेतन भत्ते दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में दिए गए। अनुसूची का एक्चुअल में मामला मैं आपको समझा देता हूँ। पहली अनुसूची में जो दिया गया है वो राज्य को दिया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, कैसे कैसे हैं। दूसरी अनुसूची में लोगों के वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? शपथ एवं प्रतिज्ञाएं, लोगों की शपथ कैसे होंगे, प्रतिज्ञाएं क्या होंगी, जितने लोग अपने पद को धारण करेंगे। वो कौन सी अनुसूची है? 30वीं है, मतलब 3 नंबर की। और चौथे में क्या दिया गया है? जो राज्यसभा में सीटें हैं कैसे कैसे बंटवारे जो दी गई हैं वो चौथे में दी गई हैं, राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। अब 5वीं में क्या दिया गया है? 5वीं अनुसूची में आपसे पूछ लेगा कभी भी कि 5वीं अनुसूची में क्या है और अनुसूची 6वीं में क्या है। 5वीं अनुसूची जो होगी, कुछ विशेषता मुझे यहाँ नहीं अभी पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन छठे का याद है कि छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची के राज्य हैं, 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहला जो राज्य है आसाम है, दूसरा कौन सा है? मेघालय है, त्रिपुरा कौन सा है? मिजोरम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन कौन से राज्य हैं? कहते हैं असम है, फिर कौन सा है? मेघालय है, फिर कौन सा है? त्रिपुरा है, और कौन सा है? मिजोरम है। ये छठी अनुसूची के राज्य हैं। 5वीं अनुसूची में क्या है? ये हम अनुसूची वाले सेक्शन में फिर से देखने वाले हैं, रिकॉल करना पड़ेगा मुझे, हल्का सा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध वर्णित है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के संबंध का वर्णन किया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों के बीच शक्तियों के बंटवारे, सरकारों को शुल्क दूसरे नाटक है इसमें पूरा। 9वीं में क्या है? 10वीं में क्या है? ये पूछ लेता है। 10वीं में दल बदल का जो है, दल बदल कानून जो है 1985 में आया था। तो दल बदल कानून ऐसा होता है ना कि इलेक्शन के बाद में आप इधर इस दल में चले जाएं, उस दल में चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है दल बदल कानून को, ठीक है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल को 10वीं अनुसूची में तक किया गया। ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो आपको बोलना है दल बदल के संबंधित प्रावधान है। तो दल बदल कब आया था? 1985 में आया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। भारत देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। देखिए, जो पहले हम लोग पहला आर्टिकल पढ़ते हैं आर्टिकल फर्स्ट, तो आर्टिकल फर्स्ट में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अथवा इंडिया। तो 2 नाम भारत के मिलते हैं, हिंदुस्तान वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। एक नाम मिलेगा भारत और दूसरा मिलेगा इंडिया, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां भाग। देखो, संविधान का जो भाग है वो 5वां भाग जो है, आर्टिकल जो शुरू हो जाता है 51 से 152 तक जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा भाग जो है संविधान का यही है, 5वां भाग, ठीक है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ है? भाग 5 के अध्याय 4 में। देखिए, भाग 5 का जो अध्याय 4 होता है उसमें न्यायपालिका, जो आप जुडिशरी सिस्टम देख रहे हैं भारत का, वो संघीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इसका सबका सेक्शन जो दिया गया है भाग 5 में ही है, ठीक है। संविधान के 15वें और 18वें भाग का विषय क्या है? तो 15वें भाग में जो है निर्वाचन है, अभी हम लोगों ने देखा, और 18वें में आपातकाल उपबंध है। आपातकाल उपबंध क्या है, रिलेट कराता है आपको, बताइए। आर्टिकल 352 से 360 में भारत का जो है आपात दिया गया है। तो 352 से 360 वो कहाँ पे है? वो भाग 18 में है, ठीक है। प्रथम लिखित संविधान दिया था किसने? अमेरिका देश ने, कभी भी पूछ सकता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, ये भी पूछ सकता है। देखा जाए अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति है किसे? संसद को। जो है कहाँ कहा गया? आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 2 में के बाद 3 पढ़िए, तो 3 में कहा गया कि इसके तहत राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन किया जाता है। देखिए, 3 चीज़ें हैं। पहले में क्या कहा गया कि कितने राज्य हैं, कितने संघ है, इसकी बात की जाएगी। कौन से? 28 राज्य और 8 यूटी की बात की जाएगी अगर आर्टिकल फर्स्ट पढ़ा जाएगा। आर्टिकल फर्स्ट अगर पढ़ा जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा। आर्टिकल सेकंड पढ़ा जाएगा कि अगर कोई नया राज्य आप स्थापित करते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं अभी बांग्लादेश से एक कोई क्षेत्र लेना चाहूँ, तो अनुसूचित जो है इसमें आर्टिकल 2 के हिसाब से उसमें काम होगा, अगर कहीं नया राज्य मैं लूँ, स्थापित करूँ या बांटूँ। लेकिन अपने ही जितने राज्य हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश को काट के 3 पार्ट में करना चाहता हूँ, तो अनुसूचित 3 का, फिर क्या कहते हैं, आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। दोनों में मूल अंतर क्या है?
आर्टिकल 2 ये होता है कि अगर बाहर से कोई चीज़ हम ले रहे हैं, जैसे बांग्लादेश से अगर हम समझौता करते हैं, नेपाल से समझौता करते हैं, भूटान से समझौता करते हैं, तो वो आर्टिकल 2 का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने अंतर्गत, जैसे हम क्या करें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कुछ सीमाओं का परिवर्तन कर दें, बिहार के बीच में कुछ सीमाओं का परिवर्तन कर दें, तो वहाँ आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है। ये आपके काम का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और सारा अधिकार किसे है? संसद को है। ये सारा कांड संसद कर सकती है, ठीक है, कोई और कुछ नहीं कर सकता। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी? 1953 में। आपसे पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में। क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि उस समय पे क्या हुआ, एक राज्य की स्थापना हो गई भाषाई आधार पे। भाषाई आधार पे राज्य की स्थापना नहीं करना चाहता था भारत, लेकिन एक राज्य की स्थापना हो गई, जो है आपका कौन, अभी इस समय पे आंध्रा, जिसका जो है तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्रा का जो है स्थापना हो गई थी। आंध्रा की स्थापना 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए हो गई थी, ठीक है। इसी की वजह से फिर बातें और उठी और लोगों की मांग हुई कि नहीं, हमारे लिए भी चीज़ें अलग करिए, तो फजल अली आयोग बना और भाषा के आधार पर इसने राज्यों को बांटना शुरू किया, ठीक है। 1956 तक देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। इनका जब गठन हुआ 1953 में, फजल अली आयोग जो बना था, फजल अली आयोग जो बना था, यहाँ लिखा नहीं है, 1953 में बना, और 1953 से 1955 के दिसंबर तक इन्होंने काम किया, और 1955 के दिसंबर में इन्होंने अपना जो है रिपोर्ट सौंप दिया, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्निर्माण शुरू किया गया, और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है। कब बना दिए गए? 1956 में, ठीक है। 1956 में 14 राज्य बने जो भाषाओं के आधार पे थे। जैसे कोई तेलुगु बोलता है तो तेलुगु भाषी, कोई तमिल बोलता है तो तमिलनाडु, कोई अगर क्या कहते हैं मलयालम बोलता है तो केरला राज्य का, कोई अगर कन्नड़ बोलता है तो कर्नाटका का। ऐसे सेक्शन का डिवीजन किया गया, ठीक है। अब बाकी और चीज़ें आगे हुई, लेकिन उसको अलग से पढ़ेंगे अभी। भाषाई आधार पर कब पुनर्गठन हुआ? 1956 में। आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असम राज्य का भी यही गठन हुआ 1956 में, ठीक है। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन किसी राज्य से अगर संबंधित है तो वो कौन सा है? आपका सिक्किम राज्य है। सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन से। और 35वें राज्य से इधर एक शाह राज्य बनाया गया था, यानी उपशब राज्य, यानी इसको ऐसे संरक्षित करके रखा गया था। 35वां संविधान संशोधन किया गया तो केवल सिक्किम को एक नॉर्मल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। फिर क्या किया गया, जब 36वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको क्या किया गया, एक स्वतंत्र राज्य यानी 22वां राज्य भारत का बना दिया गया, ठीक है। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि क्या कहते हैं 36वां संविधान संशोधन किस राज्य से रिलेटेड है, तो सिक्किम से। नागालैंड राज्य का जो है राज्य कब बना? तो 62 में बना नागालैंड, ठीक है। गोवा कब बना? 87 में बना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र थी पहले, इसको एक राज्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया 1991 में। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जो है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड कब बने थे? छत्तीसगढ़ का जो है 2000 में ये तीनों बने थे, लेकिन 1 तारीख को नवंबर में, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, उसके बाद 15 नवंबर को कौन बना? झारखंड बना। कौन सा साल था? 2000 का। तेलंगाना राज्य सबसे नया राज्य अभी तक बीच में था, कब तक था? 2 जून 2014 को तेलंगाना को लाया गया था, किसको काट के? आंध्र प्रदेश को काट के, ठीक है। देखिए वर्तमान में 28 राज्य 8 प्रदेश हैं। अब देखिए यहाँ से 2 चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हैं। सबसे नया राज्य इस टाइम पे अगर देखा जाए तो यूटी को भी अपॉइंट किया जाए तो दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, इसको मिला के एक राज्य बना दिया गया। दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव ये सबसे नया है, जो 2020 में 26 जनवरी से जो है चलन में है। अगर राज्यों की श्रेणी में पूछा जाए कि सबसे नया राज्य कौन सा है तो वो तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद कोई राज्य नहीं बना। लेकिन अगर यूटी पूछा जाए तो यूटी में अभी दमन दीव दादरा नगर हवेली है, उससे पहले लद्दाख है, उससे पहले जम्मू कश्मीर है, ठीक है। आराम से आगे चलते हैं। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, अभी आपको बता दिया, ठीक है। भारत के संप्रभुत्व नहीं थे, जनता में ये लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यानी भारत की जनता ने ही इसे जो है उसमें प्रस्तावना में संबोधित किया है क्या, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भारत की संप्रभुता किसमें नहीं थे? जनता में नहीं थे। भारत किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा जो है किसके मॉडल पर आधारित है? कनाडा के। अब देखिए संघीय प्रशासन जो अपनाया गया भारत का, वो एक्चुअल में किसके नाम पे अपनाया गया? ब्रिटेन के नाम पे। लेकिन हमारा जो बेस है, जो हम जिस रूल पे काम कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हमारा बेस है वो कनाडा को फॉलो करता है। देखा तो हमने किसको? ब्रिटेन को, लेकिन हमने फॉलो कर लिया रूल किसका? कनाडा का, क्योंकि कनाडा में जो शासन चलता है उसी तरीके से हम संघीय व्यवस्था को रखते हैं। पूछ लेगा आपसे कभी भी पेपर में, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? ये सेक्शन जो यहाँ अब आपको शुरू होने वाला है, जो आपको आगे की 10 लाइनें हैं, आपके पेपर में आपको कम से कम कुछ नहीं 1 नंबर का काम करके जाएंगे। ये 10 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय व्यवस्था कहाँ के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के, ठीक है। सबसे पहली लाइन आपको पढ़ लिया, ठीक
ठीक है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तीन चीज़ें देखिए, संसदीय प्रणाली यानी हमारे यहाँ संसद कैसे काम करेगी, कैसे शासन करेगी, इस प्रणाली को लिया गया ब्रिटेन से। और हमारे देश की एक नागरिकता होगी, एकल नागरिकता होगी, ये किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। और रूल बनाने की जो प्रक्रिया है विधि निर्माण की, जैसे कोई रूल बनाती है जो संसद, तो वो कैसे बनाएगी, इस प्रक्रिया को भी ब्रिटेन से लिया गया। यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, और एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, और क्या ली गई है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अब आ जाइए अमेरिका पे। तो अमेरिका से हमारा क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, और न्यायिक पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका से और भी लिया गया है, प्रस्तावना के जो विचार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। अब न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है? मौलिक अधिकार तो देख लिया आपने, डायरेक्ट कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब यह होता है कि कोई जुडिशली जो है रिव्यू, यानी कि कोई विधि बना दी गई, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा उठा के देख सकती है, गलत है तो डिलीट कर देती है। या कोई भी कहीं अगर आपने देखा कि कोई फैसला आ गया, अगर आप उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे तो उस पर दोबारा रिव्यू होता है। तो न्यायिक पुनरीक्षण यानी किसी भी चीज़ को पुनरीक्षण कर सकती है कौन? न्यायालय, ठीक है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। देखिए जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कैसे विधि द्वारा स्थापित की जाएगी प्रक्रिया, इसको यहाँ से लिया गया। कहाँ से? जापान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने कहाँ से लिया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने जो लिया है वो लिया है आयरलैंड से। फिर पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है, विचार जो लिया गया है, वो अमेरिका के विचार से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। लेकिन उसका निर्वाचन जो कैसे होगा, ये लिया गया आयरलैंड के आधार पर। जैसे एकल निर्वाचन पद्धति नहीं है, एकल निर्वाचन संक्रमणीय पद्धति, कैसे लिया गया है वो आयरलैंड के बेस पे है, ठीक है। भारत के संविधान में जो आपातकालीन उपबंध किए गए हैं, आपातकालीन उपबंध इट मीन्स कहाँ से? आर्टिकल 352 से 360 तक का जो सेक्शन लिया गया है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मन के संविधान का जो नाम है, उसका एक्चुअल नाम है बीमर संविधान। जर्मन के संविधान का नाम है बीमर संविधान, और जर्मन के संविधान से ही आर्टिकल 352 से 360 का सेक्शन लिया गया है, ठीक है। फिर पूछेगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इट मीन्स आर्टिकल 368, जो हम संविधान में संशोधन कर लेते हैं, जब चाहते हैं संविधान में संशोधन करते हैं, 3 तरीकों से संशोधन होता है, वो किस देश से लिया गया है? आर्टिकल 368, तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। फिर पूछेगा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 368, और भाग कौन सा है? 20। ये याद रखिए, आपके जुबान पर रटी होनी चाहिए ये लाइन, ठीक है। आर्टिकल 368 और भाग 20। फिर पूछा है भारत में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन कभी पूछेगा। प्रथम संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 36 नंबर का संविधान संशोधन, 35 नंबर का संविधान संशोधन, फिर 144 नंबर का संविधान संशोधन, फिर 91 नंबर का संविधान संशोधन, बीच में 73 74 नंबर का संविधान संशोधन, उसके बाद में 92 नंबर का, फिर 101 100 102 103 104 105। ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको आपको जुबान पे रटी होनी चाहिए, कभी भी पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। आगे देखिए, संविधान संशोधन के विधेयक को पेश किया जाता है किसी भी सदन में। संविधान संशोधन का विधेयक जो होता है कहीं भी पेश किया जा सकता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो केवल निम्न सदन में यानी लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन जितने भी संशोधन, अगर संविधान संशोधन का कोई विधेयक है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे राज्यसभा में पेश कर दीजिए, चाहे लोकसभा में, ठीक है। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या क्या है? जो अनुसूची 7 है, 7 में क्या किया गया है कि जितने भी विषय हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। उन 3 पार्टों में एक क्या है? एक केंद्र का है यानी सेंटर का है, एक स्टेट का है, और एक मिक्स है जिसपे दोनों लोग काम करते हैं। तो जो कहते हैं कि जो कहते हैं नॉर्मल समय में जो अभी जो है उसमें जो मिक्स वाला है, मिक्स वाले विषय में कितना है, फिर पूछेगा स्टेट वाले में कितना है और सेंटर वाले में विषय में कितना है, वो आपको अंदर लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है कि राज्य को जो विषय दिए गए हैं 61 दिए गए हैं, संघ के पास सबसे ज़्यादा कानून बनाने का समय है, वो 100 विषयों पर काम करता है, और समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो 52 विषय हैं। समवर्ती सूची पे दोनों लोग काम करते हैं, राज्य और संघ। अब यहाँ 6-7 चीज़ें आप लिख लीजिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ नॉर्मल लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखी नहीं है लेकिन लिखिए, जो राज्य होता है, राज्य के पास जो 61 रूल बनाता है, और संघ जो होता है 100 विषयों पर रूल बनाता है, ठीक है। अब अगर कभी भी समवर्ती सूची पर राज्य ने रूल बनाया और समवर्ती सूची पर संघ ने भी रूल बना दिया तो संघ का रूल मान्य होगा, सबसे पहली चीज़, ठीक है। और जो विषय बच जाते हैं इन तीनों में नहीं लिखे गए, यानी इतने ही तो विषय नहीं होंगे, 210-11 जो ये बन के आ रहा है, मान लीजिए 213 बन के आएगा, 100 213 विषय के अलावा भी कुछ विषय हो सकते हैं। अगर कोई नया विषय प्रकट होता है तो उस पर रूल कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। 2 चीज़ें, सबसे पहली चीज़, अगर संघ समवर्ती सूची के विषय पर टकरार होगा दोनों का, यानी राज्य का और केंद्र का, तो मान्य होगा केंद्र का। और कोई विषय बच जाता है तो उस पर रूल कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, ठीक है।
अब आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। वन और पर्यावरण कहाँ है? समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची के विषय को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ये छूट गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विषय लिया गया, यानी समवर्ती सूची को जो संभावना ली गई है कि समवर्ती सूची होनी चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। शिक्षा समाचार पत्र किस में है? समवर्ती सूची में। एजुकेशन और न्यूज़पेपर। पूछेगा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, तो क्या हुआ था कि 5 विषय ऐसे थे जिनको उठा के क्या किया गया? समवर्ती सूची में रखा गया। राज्य सूची से उनको हटा के समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया था। तो कब किया गया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी छोटा संविधान कहते हैं, उप संविधान भी कहते हैं। अब पूछेगा पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि और कानून व्यवस्था किसका विषय है? तो याद रखिएगा, सब तो कर लेंगे आप, पुलिस भी कर लेंगे, पंचायती राज, भूमि सुधार, कृषि व्यवस्था भी कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, कृषि और कानून व्यवस्था तक कर लेंगे। गैस सिस्टम आप सोचेंगे कि ये सेंटर का होगा, लेकिन गैस सिस्टम जो होता है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है। अब समझिए, चलिए, जो है रेल है, डाक है, रक्षा है, रेडियो है, टेलीविजन है, बैंकिंग है, बीमा है और जनगणना है, ये किसका है? संघ सूची का है। इसमें आप एक जगह केवल जो है गच्चा खा जाएंगे, समझ में नहीं आएगा आपको, जनगणना। तो जनगणना किसका है? संघ सूची का विषय है। जनगणना कौन कराती है? केंद्र सरकार कराती है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। पूछ लेगा कि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल है, द्वितीय है, तृतीय है, 3 प्रकार की, कितने प्रकार की? तो भारत में एकल नागरिकता है। किसका प्रभाव है इस पर? ब्रिटेन का। नागरिकता विषय किसका है? संघ सूची का विषय है, यानी दोनों लोग कानून इससे बनाते हैं। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक। मैंने बोला कि 5 से 11 तक जो है संविधान में नागरिकता का उल्लेख है। और उसके बाद में इसमें जैसे जैसे नागरिकता, जैसे 5 में संविधान के प्रारूप से स्टार्ट हो रहा है, तब से संविधान में किसको नागरिकता दी जाएगी। 6 में पाकिस्तान के कुछ लोगों को कैसे संविधान में जो है नागरिकता दी जाएगी। 7 में कहा गया अगर पाकिस्तान जाके फिर से वापस आए हैं, उनको कैसे संविधान में नागरिकता दी जाएगी। 8 में कहा गया कुछ और तरीकों से जो आप संविधान में पा सकते हैं नागरिकता कैसे पाएंगे, जैसे NRI हैं या और लोग हैं। जैसे NRI कौन होता है? जो विदेशी लोग हैं, भारतीय विदेशी लोग हैं, उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, क्या कैसे सिस्टम है वो। उसके बाद में 9 में कहा गया कि कैसे आपके संविधान में जो है कट जाएगा, आपकी नागरिकता कैसे हट सकती है। कुछ प्रावधान, जैसे आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, आपकी नागरिकता हट जाएगी। कुछ और कारण हो सकते हैं जिससे आपकी नागरिकता हट सकती है। ठीक है। 10 में उसके प्रोसेस को बताया गया है कुछ, और 11 में उसकी विनिमय करने की तरीकों को बताया गया, कितने तरीकों से आप जो है नागरिकता ले सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है 5 तरीके। ठीक है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीके से। ठीक है। जन्म से, यानी आप यहाँ जन्म हो जाए, आपके मम्मी पापा यहीं से रहे हों, तो आपको तुरंत डायरेक्ट नागरिकता मिलेगी, जैसे हम लोगों को मिली है। वंश से इसका मतलब ये होता है कि आपका बाप दादा कोई भी ऐसा हो जो कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, फिर आप कहीं भी जो जन्म ले, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे जहाँ भी लें, आपको नागरिकता मिल जाएगी। और पंजीकरण से मतलब कुछ बेस होता है, जैसे कोई विदेशी आदमी भारत में नागरिक बनना चाह रहा है, तो पहले तो वहाँ की नागरिकता छोड़े और भारत में आके कुछ दिन रहे और पंजीकरण कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, और उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब देशीकरण क्या होता है? नेचुरलाइजेशन जो क्या होता है कि अगर भारत देशीकरण करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और भूमि अर्जन क्या होता है? जैसे भारत ने किसी क्षेत्र को जीत लिया, जैसे अभी हम लोग चले पाकिस्तान को जीत लिया, तो पाकिस्तान के लोग स्वतः हमारे यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष भारत में निवास करना होगा? 5। पहले 11 वर्ष था, लेकिन इस बार क्या किया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या रूल है? वो भी 5 वर्ष है। ठीक है। पहला संविधान संशोधन बिल जो हुआ था कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ठीक है। फिर पूछेगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 6 बार संशोधन हुआ है, अंतिम बार 2019 में हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है ये संशोधन जो है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। फिर जब कोविड आ गया तो उसके बाद चीज़ें हट गई, लेकिन जो है 6 बार इसमें संशोधन हुआ है ना, जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। ये जो यहाँ लिखा है लाइन, इसको हल्के में मत लीजिएगा, कभी भी पेपर में आपसे पूछ लेगा कि भारत नागरिकता अधिनियम कब बनी, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनी, तो आपको पता होना चाहिए 1955 में बनाई गई। कि भारत की नागरिकता कैसे कैसे क्या सिस्टम है, ये कब बनी? 1955 में बनी थी। ठीक है। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था, अरस्तु ने नागरिकता को परिभाषित किया था सबसे पहले। ठीक है। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकार को देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो सबसे पहले पता है संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल क्या है? 12 से 35 तक। देखिए 1 से लेकर 4 तक राज्य की बात है, ये मतलब सेंटर कैसा है, केंद्र की बात है, केंद्र राज्य की बात है। 5 से लेकर 11 तक क्या है? आपको पता है कि नागरिकता की बात है। और 12 से लेकर 35 तक किसकी बात होगी? अब
जो आपके सामने रखा है, क्या मौलिक अधिकार की बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में क्या कहते हैं, इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है, अधिकार पत्रों का मैग्ना कार्टा। ऐसे अमेरिका में एक अधिकार पत्र आया था तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया, तो उसी से इसकी तुलना कराई गई और कहा गया भाग 3 क्या है, भारत का मैग्ना कार्टा है। संविधान में क्या है, मूल अधिकार कितने हैं, 6 मूल अधिकार अभी हैं और पहले क्या थे, 7 थे। देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे और वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जुबान पे एकदम रटा होना चाहिए कि जब भारत में पहली बार मौलिक अधिकार को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे। और फिर अभी कितने मौलिक अधिकार हैं, वो कितने हैं, 6 हैं। और संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था जो है 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। एक्चुअल में भारत में संपत्ति रखने का भी अधिकार था, आप कितना भी संपत्ति अर्जित कर सकते थे, लेकिन फिर उसको क्या किया गया कि अनुच्छेद जो है 300 का में रखा गया 44वें संविधान संशोधन से। अब ये क्या है, एक विधिक अधिकार है, यानी संविधान में जो है आप संपत्ति रखने का जो अधिकार है विधिक अधिकार है, बाई लॉ अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझिए इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था, एक समय था कि भारत में लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं। किसी के पास पता लग रहा है 300 बीघा 400 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 3 बीघा 1 बीघा भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में आप किसी की संपत्ति को डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उसको अपने संपत्तियों पर मूल अधिकार प्राप्त है। उसकी संपत्ति को जैसे आप छेड़ेंगे वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट चला जाएगा और रिट लेके चला आएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसका, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया गया, सबसे पहले यही किया गया कि इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, चीज़ों को रूल स्टेट के हिसाब से आपको चलना होगा, आप न्याय पाएंगे, एक उचित मूल्य मिलेगा, आपको देना पड़ेगा। पहले ऐसा था, अगर आप नहीं चाहेंगे ना तो आपकी ज़मीन कोई नहीं ले सकता, सरकार भी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि आपको मूल अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार होते ही हैं राज्य के विरुद्ध। मूल अधिकार को माना जाता है कि राज्य के कर्तव्यों के विरुद्ध कोई चीज़ अगर प्राप्त है, कि अगर राज्य आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप मूल अधिकार का प्रयोग करिए। और दूसरा सेम उल्टा जो होता है वो क्या होता है कि एक होता है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, वो होता है राज्य के कृत्यों पर आधारित है, राज्य चाहेगा तब आपको मिलेगा मौलिक जो है नीति। हाँ, एक कट आ गया था, अभी फिर से देखते हैं इसी की चीज़ों को, एरर आ गया था, चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि आप लोग रुकिए कि तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था कि मौलिक जो आपको संपत्ति रखने का अधिकार था इसको हटा दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया, एक वैधिक जो है इसको एक वैधानिक यानी विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अब आपको आपकी संपत्ति का पैसा मिल जाता है, लेकिन आप जितना चाहेंगे उतना नहीं कि आप कह दीजिए मेरी थोड़ी सी ज़मीन में 10 करोड़ दे दीजिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये एक उचित दाम आपको सरकार दे देती है अगर कभी कुछ लेती है। देखिए मौलिक अधिकार को संशोधित करने का जो है वो किसके पास अधिकार है, वो है सांसद के पास। अगर आपसे पूछ लेता है कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, तो आप कभी मत कहिएगा कि नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, बशर्ते कुछ ऐसी चीज़ों को ना छेड़ा जाए जो मूल है, एकदम मूल है, मतलब उसी के बेस पे संविधान खड़ा है, आप उसको नहीं हटा सकते, समझ गए। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है अधिकार कब दिया गया, केशवानंद भारती बनाम केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती वाद जो हुआ था वो 1973 में वाद हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद बहुत बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। इसके 3 साल बाद 76 में क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन एक भयंकर रूप लेके आपके सामने आया, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है, दो हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय है, एक उच्च न्यायालय है। यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट आपकी रक्षा कर सकता है अगर आपके मौलिक अधिकार को बचाना चाहे। राष्ट्रपति अधिकारों को निलंबित कर सकता है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। क्यों कर सकता है, अगर कहीं आपात लग जाए, 352 से लेके 360 के आर्टिकल में कुछ प्रयोग करता है राष्ट्रपति, चाहता है कि देश में कोई वित्तीय आपात आ गई है, कुछ और आ गया है, देश में और संकट है, युद्ध है, आपात की स्थिति है या कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, आपके राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देगा, ठीक है। और जब घोषणा कर देगा तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो आपके काम में नहीं रह जाएंगे, समझ गए। अब उसके बाद देखिए अनुच्छेद 14 के कानून की समानता। अब देखिए यहाँ से बताया गया है आपको कौन सा मौलिक अधिकार कैसे है। जैसे आर्टिकल 14 में कौन सा, कानून की समान समानता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया। कानून की समान समानता का मतलब समझिए कि सबके लिए कानून समान है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे कि कोई जात बिरादरी या कोई भी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कुछ भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई कत्ल कर रहे हैं तो आपको दूसरी सज़ा मिल जाएगी और उसी के लिए आपको दूसरी सज़ा मिल जाएगी या कोई दूसरे तरीके से आपसे बिहेव किया जाएगा, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए समान है, ऐसा आर्टिकल 14 में कहा गया, ठीक है, भेदभाव नहीं होगा। फिर एक आर्टिकल यहाँ 15 नहीं लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 और 16 लिखना इंपॉर्टेंट था। 15 में क्या कहा गया है और 16 में क्या कहा गया है। 15 में कुछ हद तक आपको आरक्षित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है, और 16 में भी उसी को कुछ हद तक लागू करने का प्रयास किया गया। 15-16 थोड़ा बहुत आपके किससे रिलेटेड हो जाता है, आरक्षण से थोड़ा बहुत रिलेट करा के आता है, ठीक है, आर्टिकल 15 और 16, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको पूछता है और आगे भी पूछ लेगा, 15-16 ही नहीं है, अभी यहाँ पे जो है ये जो मौलिक अधिकार का जितना भी आर्टिकल है
मौलिक अधिकार का एक एक आर्टिकल आपको जुबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से आप एक भी नहीं याद होता तो आप समझ लीजिए कि आप फंस जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो आप 15-16 भी देख लीजिएगा, यहाँ भले नहीं लिखा है, आपको 15-16 भी देखना है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको 15-16 छोड़ना नहीं है, आर्टिकल 15-16 भी आपको देखना है। 15-16 में क्या है, जैसे आर्टिकल 15 में है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एक्चुअल में 14 से 18 जो आर्टिकल होता है, इसे क्या कहा जाता है, आपके साथ समता की जाएगी, समानता रहनी चाहिए। देखिए, समता या समानता का अधिकार माना जाता है उसको, ठीक। 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर, यानी आप अगर कोई विशेष धर्म से हैं, कोई विशेष लिंग, तो जैसे अब आर्टिकल 15 तो हो ही गया। 15 के बाद अगर 16 पूछता है, 16 कौन सा है, तो 16 में लिखा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। यानी कि अगर आपको कोई कैसा कि राज्य के दिन किसी पद पर नियोजन होता है, नियुक्ति होती है, कुछ भी होता है, तो आपको क्या है, समानता रखी जाएगी, आप कुछ भी विशेष धर्म से हो। लेकिन इसी का थोड़ा अपवाद भी है, तो 16A में अपवाद दिया गया है कि हाँ, अगर कोई विशेष आप पिछड़े हैं, किसी चीज़, किसी भी आधार पे आप पिछड़े हैं, तो आपको आरक्षण दिया जाएगा कहीं भी। जैसे कि कुछ आधार हैं उसके आरक्षण के, तो उसके बेस पे आपको आरक्षण दिया जाता है, उसको इसका विरोध नहीं माना जाता। फिर पूछता है 17 में, आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का समझ रहे हैं क्या मतलब होता है, अस्पृश्यता का मतलब होता है कि छुआछूत, छुआछूत के भेदभाव से आप दूर रहेंगे। कोई आपके साथ करता है तो आप आर्टिकल 17 के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया, छुआछूत वाली भावनाओं का जो है बिहेव हुआ। उपाधियों का अंत होगा, जैसे कोई भी उपाधि नहीं ले सकते, जैसे आप लगा लीजिए राजाधिराज, महाराज, श्री, शेर, 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 ये करके कुछ नहीं हो सकता आपके पास। कुछ बेसिक उपाधियां ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, आर्मी वगैरह से कुछ रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भारत रत्न मिल गया तो आप अपने सामने नाम के सामने भारत रत्न लगाइए, ये सब नहीं है। कुछ एजुकेशनल हैं, कुछ और हैं जो आप लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते, ठीक है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम जो है कब का है, 1955 का। छुआछूत विरोधी जो अधिनियम है 1955 का है। फिर पूछेगा प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दी गई। अब 19 से लेके जो 22 तक का सेक्शन है वो स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो 19 में क्या दिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है, ठीक है। 20 में क्या किया गया है, 20 में कुछ स्वतंत्रता दिया गया है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। 22 में क्या दिया गया है, कुछ गिरफ्तारी उफ्तारी से रिलेटेड दिया गया है, वो सब देख लीजिएगा, आपके काम का है। यहाँ जितना दिया गया मैं देख दे रहा हूँ आपको। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में दी गई, 19(1) में। और नॉर्मली 6 प्रकार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, बचने की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, आर्टिकल 19 में दी गई है, ठीक है। प्रेस को चौथा स्वतंत्र स्तंभ कहा जाता है क्योंकि 19(1) जो है प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहाँ पे है, 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब समझिए, आपको अपने जीवन जीने का अधिकार है। देह की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जहाँ कहा गया है, आर्टिकल 29 में। ये सेक्शन हम लोग एक अलग से करेंगे, लेकिन अभी ये मैराथन टाइप की क्लास है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कहीं पेपर में आया वही यहाँ पे है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 29 में किया गया है, ठीक है। फिर पूछेगा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया कब, 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और 21A में जोड़ा गया, और कहा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। और 86वें संविधान संशोधन का प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ, 2010 में। फ्री एजुकेशन जो लागू हुआ भारत में, वो 2010 में लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 14 से कम आयु के बच्चों को के द्वारा जोखिम वाला काम नहीं किया जाएगा, यानी किसी कारखाने में नहीं लगाइए। कहीं ऐसा कारखाना है जैसे दारू बन रही है तो आप वहाँ मत ले जाइए, 14 से कम साल के बच्चे वहाँ काम नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जो जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 2010 में, कि शिक्षा का अधिकार है सबको, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। मौलिक अधिकार को प्रस्तावित करने हेतु तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अगर आपको आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप 5 तरीके से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से रिट ले आ सकते हैं। रिट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आदेश होता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय लिख के दे दिया ना, फिर उसको स्टेट भी नहीं काट सकता। पहला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी यानी कि कोई अगर जैसे कोई चीज़ है जिसको किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसका प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, यानी उसको जल्द से जल्द उसको जज के पास लेके जाइए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसको ये आप बताइए कि आपने क्यों उसे जो है गिरफ्तार किया है, उसे जानने का हक है। 2 चीज़ें ये कि उसको 24 घंटे के अंदर सबसे पहले तो आप कहीं कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, और जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी का कारण बताइए उसको। ये क्या है, पहली रिट हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका हनन माना जाएगा। फिर परमादेश, एक परमादेश होता है, मतलब आप कोर्ट से एक आदेश ला सकते हैं जिससे ये होगा कि आप कोई भी काम कैसे कर रहे हैं, कोई रोक रहा है, रुकावट आ रही है, तो आप कोर्ट से आदेश ले आइए, आराम से काम करिए, ठीक है। परमादेश होता है कि हम आदेश देते हैं, कोर्ट कहेगा कि आप ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा होता है कि प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है कि आप कोई काम आपसे जो है आप नहीं करना चाहिए था, आपके खिलाफ किसी ने कर दिया है, तो उसके जो है क्या होगा, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट रिट देगा वो प्रतिषेध का देगा। एक होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अपने
जो है अधिकार के क्षेत्र को ना होते हुए भी ये दो चीज़ें जो होती हैं, ये कोर्ट का कोर्ट के विरुद्ध होता है, यानी या कोई अधिकारी का कोई अधिकारी के विरुद्ध। कोर्ट का मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट से पूछ ले कि आपने किस अधिकार क्षेत्र के हिसाब से इसको ऐसी सजा दी, ऐसे रूल दिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखिए, आप आराम से नीचे देखिए तो समझ में आएगा आपको। अधिकार पृष्ठ क्या होता है, पांचवा देखिए। अधिकार पृष्ठ होता है कि किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। यानी कोई अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को, जैसे कोई अवैध व्यक्ति है और कोई सरकारी पद धारण करके बैठा है, तो उससे ये अधिकार बचा जाएगा कि किस अधिकार से आपने इस पद को लिया, या अपने अधिकार सीमा से आप बाहर कैसे गए। जैसे आपकी अधिकार सीमा है, मान लो कि आप इतने तक ही सीमित रहिए, तो आप उस सीमा से हटके कोई फैसला कर रहे हैं, कोई आदेश दे रहे हैं, तो अधिकार पृष्ठ होता है वहाँ पे, ठीक है। अधिकार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर पूछा जाएगा मौलिक मौलिक अधिकारों के निलंबन, यानी केवल आपातकालीन स्थिति में होता है, मैंने आपको बोला था। और दो तरीकों से होता है, जब आर्टिकल 358 और 359 अगर एक्टिव होता है तो आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, यानी आपके मौलिक अधिकार काम नहीं करेंगे। कुछ काम करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, जैसे 19 और 21। जैसे कि आपको क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता है, ये सब काम करते रहते हैं, आपको वो अलग से चीज़ें हैं, यहाँ नहीं पढ़ना है उसको। अब आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है वाद योग्य। नीति निर्देशक सिद्धांत को देखते हैं, क्योंकि भाग 4 जो है नीति निर्देशक सिद्धांत से है, 36 से 51 तक है, ठीक है। और तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है, पेपर में पूछ चुका है। वाद योग्य का मतलब ये है, इसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते कि नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो आप इसको लेके चले जाइए वहाँ की हमको समान नागरिक संहिता दीजिए, नहीं मिलेगा। जब तक इसको राज्य चाहेगी तभी तक पाएंगे, नहीं चाहेगी नहीं पाएंगे। ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था, केटी शाह ने कहा था कि जो डीपीएसपी है, अगर राज्य चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा नहीं देगा, यानी बैंक की सुविधा अनुसार ही ऐड होगा। यहाँ बैंक का मतलब राज्य समझ लीजिए, यानी राज्य अगर सुविधा देना चाहे दे, मन कहे ना दे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी इसमें क्या है, फंडामेंटल चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि जैसे बच्चों को भी अच्छी खासी अगर जो है जॉब कर रहे हैं, कम उम्र हैं, तो उनको समान वेतन दिया जाए। महिलाएं काम करती हैं, जो पुरुष वही काम करते हैं, तो महिलाओं को पुरुष के इक्वल में काम दिया जाए, इक्वल में उनको क्या किया जाए, सैलरी दी जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। सबके लिए समान नागरिक संहिता हो, इसमें लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लिखी गई हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, आपसे आर्टिकल में पूछेगा कि मूल कर्तव्य की अवधारणा ली कहाँ से गई है, तो सोवियत संघ से दी गई है, ठीक है। और मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4A में, ठीक है। आर्टिकल 51 ने जो कहता है वो मूल कर्तव्यों का वर्णन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्या कह रहा है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसकी सिफारिश थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। चार चीज़ें यहाँ से समझिए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, सबसे पहले तो रूस से लिए गए। फिर पूछेगा कि कौन से संविधान संशोधन से, तो 42वें संविधान संशोधन से। किसकी सिफारिश थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। इन्होंने 10 कहा था, 11वां बाद में आया है, ठीक है। कब जोड़ा गया, 1976 में, ठीक। देखिए, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। भारत में संसद के कितने अंग हैं, सांसद आज से पूछेगा संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से मिलके ही संसद बनेगी। एक्चुअली में अगर कोई विधेयक भी आता है तो सबसे पहले उस पर लोकसभा में या पास हो या राज्यसभा में पास हो, दोनों जगह से अलग अलग पास हो जाए, उसके बाद में उस पर राष्ट्रपति पास कर दे, तभी वो कानून बनता है, ठीक है। इसीलिए भी ये समझ लीजिए कि संसद का काम है कानून बनाना, और कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति भी पास करेगा। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता, वो क्या है, राज्यसभा है। पूछेगा आपसे संसद का ऐसा कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो राज्यसभा है, ठीक है। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, उच्च सदन क्या है, राज्यसभा। संसद का डिजाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने किया था। बहुत बार पेपर में पूछ चुका है कि सर हॉवर्ड बैकर और एडविन लुटियंस ने क्या किया था, संसद भवन का निर्माण किया था। अभी जो संसद भवन नया बन रहा है, L&T जो बना रही है, ठीक है। इसको कहाँ बन रहा है, नया संसद भवन का डिजाइन उजाइन सब पढ़ लीजिएगा, अभी पेपर में कभी भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई। उस समय किसकी सरकार, कौन थे अपने हेड, कौन थे उस समय, उद्घाटन किसने किया था, इरविन ने। एक्चुअल में 1921 में जो था वो मार्टिन चैम्सफोर्ड साहब थे, ठीक है। उसके बाद में चैम्सफोर्ड साहब थे, मार्टिन नहीं थे, चैम्सफोर्ड साहब थे। और 1927 में जब इसका उद्घाटन किया गया 6 साल बाद, यानी जब यहाँ बन के तैयार हुआ, तो कौन सा, इरविन साहब आ चुके थे वायसराय बन के। संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 108 कहता है कि संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, बुलाता राष्ट्रपति है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में नहीं हो सकती, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, बताइए, राष्ट्रपति बुलाता है।
अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ये अभी बोल चुके हैं। संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? दहेज निरोधक जो है दहेज को ना लिया जाए इस विधेयक पर 6 मई 1961 को। संयुक्त विषय में निर्णय जो किस बहुमत पर होता है? वो होता है बहुमत के आधार पर केवल। बहुमत का मतलब समझ लीजिए कि अगर 50 लोग हैं तो 26 वोट मिल जाए एक तरफ, 24 एक तो 26 वाला जीत गया, ये केवल बहुमत है। केवल एक भी वोट मिल जाए तो 26 बहुमत है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, देखो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है प्रश्नकाल। पहला 1 घंटा, जैसे संसद का सुबह का सत्र 10 बजे लगा तो 10 से 11 जो पहला 1 घंटा चलेगा वो क्या है? प्रश्नकाल है। ठीक है। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के जस्ट बाद का जो समय होता है 12 से 1 के बीच का समय, वो होता है शून्यकाल। शून्यकाल का अर्थ क्या है? यहाँ लिखा गया है प्रश्न उत्तर सत्र। इसमें क्या होता है? प्रश्न उत्तर दिया जाता है। ठीक है। प्रश्नकाल क्या होता है? 1 घंटे का पहला घंटा। दूसरा घंटा क्या होता है? शून्यकाल का। ठीक है। शून्यकाल का अर्थ अभी लिखा गया है, संसद के किसी सदन का सदस्य समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन तक ना आए। ये पेपर में पूछेगा, अगर आप कितने दिन तक सदन में उपस्थित नहीं है तो आपकी सदस्यता ही निरस्त कर दी जाएगी। यानी अगर आप सांसद हैं तो अगर 60 दिन तक बिना बताए गायब हो गए ना तो आपकी सदस्यता निरस्त। संसद का सदस्य नहीं होने पर कई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब अगर आप संसद के सदस्य